तो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वॉइस वीडियो जल्दी से कंफर्म करो, फटाफट सभी लोग आ जाओ। रैंक की आज सेकंड क्लास होने वाली है, जिसमें कि रैंक से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और अगर बहुत सारे लोग आईपीएल देख रहे होंगे तो देखने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि जिस टीम का मैच चल रहा है वो ना तो अभी तक आईपीएल की ट्रॉफी जीत पाई है, ना ही आगे जीतेगी, ठीक है। क्लियर है सभी को वॉइस वीडियो? चलो परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। उससे पहले कल का जो डिस्कशन हुआ था, पहले आप सभी लोग बताएंगे कल का डिस्कशन कितने सारे लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है कि सर पूरा सिस्टमेटिकली समझ में आ गया रैंक की कैलकुलेशन जो होती है वो किस तरीके से मैट्रिसेस या सब मैट्रिसेस से रिलेटेड होती है। जल्दी से एक बार सभी लोग कंफर्म करो, फटाफट बताओ। आ जाओ सभी लोग, शुरू करते हैं, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चन आज, बहुत सारी नई नई टेक्निक्स हैं, काफी मजा आने वाला आज के सेशन में। ओके चलो परफेक्ट, ठीक है भाई। तो कोई फायदा नहीं है टाइम वेस्ट करने का, 3 घंटे ट्रॉफी वगैरह जीतने वाली है नहीं। ओके, तो बेहतर है कि हम लोग इधर फोकस करते हैं। चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ विशाल सोनी। आई हैव क्लियर्ड एएससी एग्जामिनेशन 2 टाइम्स राइट नाउ। आप मुझे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। उसके अलावा 2014 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 98 थी, 2015 में 25 थी। बहुत सारे पीएसयूज मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं। 9+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, मेंटोर्ड मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग ऑनलाइन ऑफलाइन। अनअकैडमी प्लस पे अगर आप जाके देखेंगे, वन ऑफ द हाईएस्ट वॉच्ड एजुकेटर्स। अनअकैडमी प्लस पे भी एक सब्जेक्ट आने वाला है, उसका बहुत ही जल्दी मैं आपको अनाउंसमेंट करूंगा। मंडे को उसका पूरा डिटेल शेड्यूल भी बता दूंगा कौन सा मेरा सब्जेक्ट अनअकैडमी प्लस पे आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। पूरी तरीके से सॉर्टेड है। एक बार रैंक की ये डेफिनेशन जल्दी से पढ़ के सभी लोग वेरीफाई करो कि सर ये डेफिनेशन तो याद है, हम तो किसी को समझा भी सकते हैं डेफिनेशन, ये आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। अगर r+1th ऑर्डर के सारे माइनर जीरो हैं और rth ऑर्डर का कम से कम एक माइनर नॉन जीरो है तो रैंक आर हो जाएगी। तो डेफिनेशन वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं, कल ये डेफिनेशन हम लोगों ने देख ली थी। अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूं। किसको समझाना चाहते हो? जाहिर सी बात है कि जो पूछेगा उसको समझा देना, ठीक है। अगर कोई नहीं पूछता आप उसको समझाने जाओगे फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो अगर कोई पूछता है आपसे तो आप उसको समझा देना कि हाँ भाई ऐसा ऐसा रैंक होता है। चलिए ठीक है। तो मैं ये आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर सपोज मुझे कभी भी मैट्रिक्स कैलकुलेट कभी भी मुझे किसी मैट्रिक्स की रैंक कैलकुलेट करनी है, तो क्या मैं हमेशा उसमें सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर माइनर की चर्चा करूंगा? बोलो हाँ या ना। आप बोलोगे हाँ सर, ये बात तो दिमाग में बैठ गई, कभी भी रैंक कैलकुलेट करनी है तो हाईएस्ट ऑर्डर माइनर की तरफ आइए बढ़ते हैं। चलिए आज की क्लास का ये सबसे पहला सवाल ये रहा, कैलकुलेट द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। पहला क्वेश्चन मैं करता हूँ, इसके बाद वाले क्वेश्चन आप करिएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन में उसने हमें दे रखा था एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है ना, दिख रहा है सभी को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो मुझे बताइए, अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछता व्हाट इज हाईएस्ट ऑर्डर माइनर, फटाफट बताओ सभी लोग। हाईएस्ट ऑर्डर माइनर यहाँ पर क्या मिलेगा? हाईएस्ट ऑर्डर माइनर का मतलब हाईएस्ट ऑर्डर सब मैट्रिक्स। जल्दी बोलो, बोलो। 1x1 का मिलेगा, ठीक है भाई। आप देखो ना, 1x3 है तो मिनिमम ऑफ 1,3 1 हो जाएगा, यानी कि 1x1 का हाईएस्ट ऑर्डर मिलेगा। तो हमने बोला कि ये मिलेगा हमको 1x1 का, ठीक है। जरा यहाँ सर देख के बताइए, क्या मैं ऐसा बोल सकता था कि एटलीस्ट वन माइनर ऑफ एटलीस्ट वन माइनर ऑफ 1x1 इज नॉन जीरो? देखो ना, चेक करके बताओ। देखो ना, एक ये अपने आप में माइनर है, देखो, एक ये अपने आप में माइनर है, एक ये अपने आप में माइनर है, एक ये अपने आप में माइनर है। ये 3 माइनर थे, इनमें से कम एक माइनर नॉन जीरो रहा। तो मुझे कोई इसकी रैंक कैलकुलेट करके बता सकता है कि ये जो ए वाली मैट्रिक्स है इसकी रैंक हमको कितनी लिखनी चाहिए थी? आप बोलोगे सर इसकी रैंक चुपचाप आप 1 लिख दो, चलेगा? परफेक्ट, है ना। तो हमने हाईएस्ट ऑर्डर माइनर यहाँ पर ढूंढा, हमें पता चल गया कि भाई 1x1 हाईएस्ट ऑर्डर माइनर का मतलब हाईएस्ट ऑर्डर सब मैट्रिक्स वो 1x1 का था, और एटलीस्ट वन माइनर ऑफ 1x1 नॉन जीरो था। तो इसकी रैंक कितनी हो जानी चाहिए थी? 1 हो जानी चाहिए थी, ठीक है ना। और ये वही रैंक है जो आप सभी लोगों की गेट के एग्जाम में आने वाली है, ठीक है। तो चलो पहले क्वेश्चन से आपकी रैंक डिसाइड हो गई, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, ठीक है। ओके चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? सिस्टमैटिकली कर रहे हैं, प्रॉपर कर रहे हैं। रैंक की कैलकुलेशन करते टाइम पे सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर माइनर हम लोग सर्च करेंगे। चलिए ये रहा आपके सामने अगला सवाल।
इस क्वेश्चन में अगर कोई मुझसे पूछता कि भाई व्हाट इज हाईएस्ट ऑर्डर माइनर, मैंने पहले ही बता रखा है हाईएस्ट ऑर्डर माइनर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में होता है मिनिमम ऑफ m क्रॉस n का जो भी वैल्यू आता है, ठीक है। तो हाईएस्ट ऑर्डर माइनर इसमें बताइए कितने का हो जाएगा, बोलो भाई सभी लोग फटाफट। यार सारे लोग आंसर नहीं दे रहे हो यार, सबको बताना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर 1 क्रॉस 1 का हाईएस्ट ऑर्डर माइनर इसमें आ जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। बट हमने पाया कि भाई ऑल माइनर्स ऑफ 1 क्रॉस 1, ऑल माइनर्स ऑफ 1 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 0। सारे के सारे माइनस 1 क्रॉस 1 के क्या है, 0 है। तो यहां से मुझे लिखना चाहिए था कि रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 0 या अनडिफाइंड। तो आप 0 लिखो या अनडिफाइंड लिखो, बात सेम ही होती है। और ये चीज़ हम पहले भी स्टैब्लिश कर चुके हैं कि जो नल मैट्रिसेस होती हैं उनकी रैंक बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या आने वाली है, 0 ही आने वाली है। ओके, जितने भी नल मैट्रिसेस होते हैं उनकी रैंक हमेशा कितनी आती है, हमेशा 0 या अनडिफाइंड आती है, ठीक है। तो रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स आपको हमेशा क्या देखने को मिलेगी, इक्वल टू 0, ठीक है। 0 को आप अनडिफाइंड बोल सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, चलेगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक स्टेटमेंट बोलूं, यस और नो में आंसर करोगे। हाँ, नल में हमेशा 0 होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कोई भी ऑर्डर हो नल मैट्रिक्स में, आंसर हमेशा 0 आएगा। चलिए एक क्वेश्चन सुनिए और उसका आंसर देने की कोशिश करिए। द रैंक ऑफ अ रो मैट्रिक्स, ये देखो ये रो मैट्रिक्स है ना, ये रो, एक रो बहुत सारे कॉलम, एक रो बहुत सारे कॉलम। द रैंक ऑफ अ रो मैट्रिक्स विल ईदर बी 1 और 0। बताओ, अगर कोई रो मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक या तो 1 होगी या तो 0 होगी। 0 कब होगी, जब वो नल हो जाएगा, अदरवाइज वो 1 होगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि रो मैट्रिक्स में ऑर्डर हमेशा 1 क्रॉस n टाइप का रहेगा, तो मिनिमम ऑफ 1 कॉमा n में हमेशा 1 ही क्वालिफाई कर जाएगा। यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर माइनर हमेशा 1 क्रॉस 1 का बनेगा, और कम से कम एक माइनर अगर 1 क्रॉस 1 का नॉन जीरो मिल जाए तो रैंक 1 हो सकता है, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। तो ये पहला प्रॉपर्टी रैंक का होता है कि अगर आप किसी भी रो मैट्रिक्स का रैंक कैलकुलेट करते हैं तो ये वो या तो 1 होता है या तो 0। ऑब्वियसली 1 और 0 में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अगर वो टोटली नल मैट्रिक्स है तो इट बिकम्स 0। चलो करेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे, इसमें पूछ रहा है कि एक ही रैंक कैलकुलेट करके बताइए। फिर से मैं वही सेम तरीका अपनाता हूँ। रैंक कैलकुलेट करते हैं मेरे दिमाग में आना चाहिए कि भाई मुझे हाईएस्ट ऑर्डर माइनर सर्च करना है, तो मैंने यहाँ पर सर्च करने की कोशिश करी कि व्हाट इज हाईएस्ट ऑर्डर माइनर। बताओ हाईएस्ट ऑर्डर माइनर का मतलब हाईएस्ट ऑर्डर स्क्वायर सब मैट्रिक्स कितने का हो जाएगा, यहाँ पे 1 क्रॉस 1 का। बहुत ही बढ़िया, हाईएस्ट ऑर्डर माइनर मिलेगा 1 क्रॉस 1 का। उसके बाद जब मैंने आइडेंटिफाई किया तो मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि एक माइनर ये था, एक ये था, एक ये था। इनसे मुझे ये पता चला कि एटलीस्ट 1 माइनर ऑफ एटलीस्ट 1, वैसे तो बहुत सारे हैं बट कम से कम हमें एक चाहिए होता है ना, एटलीस्ट 1 माइनर ऑफ 1 क्रॉस 1 इज नॉन जीरो। तो कोई मुझे इसकी रैंक बता सकता है, इसकी रैंक कितनी हो जाएगी। आप बोलोगे सर इसकी रैंक हो जाएगी 1, चलेगा। बोलते जाओ यार फटाफट सभी लोग, परफेक्ट। तो इसकी रैंक भी 1 आ गई। आप सभी लोग नोटिस कर पा रहे कि शायद ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसमें एक कॉलम है और बहुत सारी रोज हमारी एग्जिस्ट करी। रैंक 1 रैंक 1 रैंक 1, बहुत बढ़िया। भर दो पूरा का पूरा चैट बॉक्स, जितनी बार लिखोगे उतनी रैंक 1 आने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। चलो इसमें बताओ, इसमें बताओ हाईएस्ट ऑर्डर माइनर। बोलते जाओ यार, कहीं और नज़र जानी नहीं चाहिए, आपके दिमाग में सारा का सारा कैलकुलेशन यहीं से फिट हो जाना चाहिए। हाईएस्ट ऑर्डर माइनर कितने का है, तो आप बोलोगे हाईएस्ट ऑर्डर माइनर का मतलब हाईएस्ट ऑर्डर स्क्वायर सब मैट्रिक्स, जो कि यहाँ पे 1 क्रॉस 1 का दिखेगा। आपने बोला 1 क्रॉस 1 का, बट आपने पाया कि ऑल माइनर्स ऑफ 1 क्रॉस 1, ऑल माइनर्स ऑफ 1 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर इसकी कोई मुझसे रैंक पूछता तो मैं बता देता 0 या फिर अनडिफाइंड। ये मेरे ऊपर है कि मैं क्या लिखना चाहता हूँ या एग्जामिनर कौन सा वर्ड इन दोनों में से यूज़ करना चाहता है। तो मुझे बताएंगे आप सभी लोग कि क्या अगर एक कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास प्रेजेंट है तो उस कॉलम मैट्रिक्स की भी रैंक या तो 1 होगी या तो 0 होगी। ज़रा इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करिए कि सपोज अगर आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स है तो क्या कॉलम मैट्रिक्स की रैंक भी या तो 1 हो सकती है या तो 0 हो सकती है। एब्सोल्युटली, यानी कि रैंक की दो प्रॉपर्टीज तो बहुत क्लियर हो गई स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन से, है ना। स्टार्टिंग के हमने 4 क्वेश्चन किए, उससे 2 प्रॉपर्टीज बिल्कुल हिट कर गई। सबसे पहली प्रॉपर्टी दैट रैंक ऑफ अ
रो मैट्रिक्स इज ईदर 1 और 0 एंड रैंक ऑफ अ कॉलम मैट्रिक्स इज ईदर 1 और 0। ठीक है, ये बात याद रखेंगे आप सभी लोग अच्छी तरीके से। तो देखिए, क्या यही स्टेटमेंट हम लोग इतनी देर से बार बार बोलने की कोशिश कर रहे हैं? तो दिस इज द फर्स्ट कंक्लूजन। रीड आउट करो सभी लोग फटाफट। द रैंक ऑफ रो मैट्रिक्स, और की जगह पे एंड लिख देना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, या मैं इसको हटा ही देता हूँ, ठीक है, एंड कॉलम मैट्रिक्स कैन बी इधर 0 और 1। ठीक है, ठीक है भाई साहब, यहां तक ठीक है। चंपू को भी क्लियर हो गया? परफेक्ट, परफेक्ट। चंपू ऐसे आपको पता है इंग्लिश वर्ड है? आप ये जानते हो चंपू इंग्लिश वर्ड है? कितने लोगों को पता है? आपको पता है कि ये चंपू इंग्लिश वर्ड है? इसका हिंदी जानते हो क्या होता है? भाई अगर अगर ये इंग्लिश वर्ड है तो इसका कुछ हिंदी भी तो होना चाहिए। बताओ इसको, इसका हिंदी क्या होता है चंपू का? नहीं पता? ये देखो कुछ लोग इसका इसका वो बता रहे हैं, स्त्रीलिंग बता रहे हैं कि सर चंपू का जो हिंदी होता है वो चंपी होता है। चंपू को हिंदी में बोलते हैं ये। ठीक है, ये चंपू का हिंदी होता है। समझ गए? तो अगर आपको आज के बाद किसी को बोलना है कि भाई बिल्कुल ही ढक्कन है क्या, तो आप उसको बोल सकते हो कि भाई तुम चंपू हो क्या। समझे? अभी मैं अभी मैं ऑफलाइन क्लास लेके आ रहा था ना, तो मेरे सामने एक ऑटो जा रहा था। ऑटो के पीछे ना एक बड़ी अच्छी टैगलाइन लिखी हुई थी, सुनना चाहोगे आप लोग उस टैगलाइन को? बहुत ही शानदार टैगलाइन लिखी, बरसों के बाद ऐसी कोई टैगलाइन मुझे देखने को मिली। ठीक है, सुनना चाहते हो? बट उससे पहले एक शर्त होगी, ठीक है? हाँ नेगी सर, इसीलिए चंपू बोलते हैं क्योंकि ढक्कन बोलेंगे तुम लोग तो बुरा मान जाओगे ना। बोलेंगे अरे ढक्कन, इसका आंसर बताओ, तो बोले अरे सर मुझे ढक्कन बोल दिया, मैं तो सर बहुत इंटेलिजेंट हूँ। चंपू बोलते हैं तो आप लोगों को लगता है ठीक है कोई बात होती होगी। चलो खैर, बट उससे पहले एक क्वेश्चन, ठीक है, उससे पहले एक क्वेश्चन करते हैं। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपने सही से बता दिया भाई साहब, तो फिर आपको वो टैगलाइन में बताता हूँ क्या लिखा हुआ था। ओके, चलो बताओ। ये मैट्रिक्स ए दे रखा है, ये मैट्रिक्स बी दे रखा है, ठीक है ना? ये बोल रहा है ए और बी को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो रैंक कितना आना चाहिए। चलो बताओ जरा एक बार कैलकुलेट करके। पहले तो मल्टीप्लाई करो भाई साहब ए और बी को, ठीक है, ए बी को मल्टीप्लाई करो, ए बी को मल्टीप्लाई करो। ये हो गया 3 2 1। चलिए मल्टीप्लाई करिए। 1 × 3 3, 2 दूना 4 3, तो क्या यहाँ से आपको 10 मिला ऑर्डर मैट्रिक्स का? 1 × 1, करेक्ट। 1 × 1 की एक मैट्रिक्स आ गई। चलो मुझे बताओ, अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछता कि व्हाट इज हाईएस्ट ऑर्डर माइनर, तो ये तो बिल्कुल ही वही ढक्कन वाला सवाल हो गया ना भाई। 1 × 1 का है तो हाईएस्ट ऑर्डर माइनर तो 1 × 1 ही हो जाएगा ना। और क्या यहाँ से आप ऐसा बोल सकते थे कि एटलीस्ट वन माइनर ऑफ 1 × 1, एटलीस्ट वन माइनर ऑफ 1 × 1 इज नॉन जीरो, तो क्या इसकी रैंक 1 आ जाएगी? चलो बहुत ही बढ़िया, और आप लोगों ने शानदार आंसर दिया। ठीक है, इसकी रैंक 1 आ गई, सभी लोग इसका आंसर दे पा रहे हैं। एक सवाल और, उसके बाद फिर वो टैगलाइन की भी हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछो, अदरवाइज आई थिंक दिस इज वेरी वेरी सॉर्टेड कि रैंक ऑफ ए बी आपको कितना मिलना चाहिए था? 1। क्लियर है ना? परफेक्ट, परफेक्ट। हाँ ये बताओ, इसका बताओ, रैंक ऑफ ए बी पूछ रहा है, इसके रैंक कैलकुलेट करके बताएंगे सभी लोग। हाँ ये लो, जल्दी से दूसरा क्वेश्चन भी दे दिया आप लोगों को, बिल्कुल सही बात है, चंपू क्वेश्चन था वो भी। इसका आंसर बताओ कितनी रैंक आनी चाहिए, गलत मत करना। बोल रहा है ए बी को गुणा करो, ठीक है, ए और बी को आपस में गुणा कर दो और बताओ क्या मिलेगा।
तो जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे ए और बी का, तो ये मिल गया 101, ठीक है। अरे 101, 101, यहाँ से आपको मिल गया 1 0 - 1, ठीक है। सब जोड़ घटा के करोगे मिल जाएगा 0। हाईएस्ट ऑर्डर माइनर कितने का है? 1 × 1 का, और जो हाईएस्ट ऑर्डर माइनर है वो खुद ही 0 हो गया। इसका मतलब ये नल मैट्रिक्स की तरह ट्रीट हो जाएगा। आप बोल सकते थे रैंक 0 आ जाएगी, अनडिफाइंड आ जाएगी, या जो भी आप समझना चाहो वो समझ सकते हो। तो मैं ऐसा बोल दूं, एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, आप लोग बताना सही है गलत है, ठीक है। एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आप बताना सही है या गलत है। if sorry, multiplication of a row and a column matrix is possible. Multiplication of row or column matrix is possible. In that case, rank will be either 1 or 0. या ऐसा बोल सकते हैं, if multiplication of a row or a column matrix is possible, अगर possible है ना, ये बोल रहा है कि अगर आप मल्टीप्लीकेशन उसका पॉसिबल करवा पा रहे हैं, तो इन दैट केस द रैंक विल ऑलवेज बी 1। बोलो सही बात है? ठीक है, करेक्ट। चलो देखो ये स्टेटमेंट पढ़ो फटाफट और बताओ कि क्या इससे आप अग्री करते हैं। बोलो। बोल रहा है when row matrix is multiplied with column matrix provided multiplication exists with order 1 × 1, then rank will be either 1 or 0, है ना। ओके, 100% अग्रीड। तो हम लोगों ने 3 बहुत अच्छे कंक्लूजन्स यहाँ से ड्रॉ कर लिए, ठीक है। 3 बड़े अच्छे कंक्लूजन्स हम लोगों ने यहाँ से ड्रॉ कर लिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। 6 क्वेश्चन कर चुके हो आप लोग, है ना। तो 6 क्वेश्चन के साथ साथ 3 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स भी हम लोगों ने ड्रॉ कर लिए। चलिए बहुत ही बढ़िया, शानदार। अब इस क्वेश्चन के हमसे बोल रहा है रैंक कैलकुलेट करने के लिए। मैंने आपको बताया फिलॉसफी क्या डेवलप की आपके दिमाग में, कि रैंक कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप देखोगे कि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर माइनर क्या एग्जिस्ट कर सकता है। जरा बताओ इसमें हाईएस्ट ऑर्डर माइनर क्या है, फटाफट बताएंगे सभी लोग। व्हाट इज हाईएस्ट ऑर्डर माइनर? बोलो कितने का है हाईएस्ट ऑर्डर माइनर? हाईएस्ट ऑर्डर माइनर का मतलब होता है हाईएस्ट ऑर्डर सब मैट्रिक्स। सभी लोग बताओ कितने का है यार, फटाफट कैलकुलेट करके। आप लोग बोलोगे सर हाईएस्ट ऑर्डर माइनर 2 × 2 का है। दिख रहा है आप सभी को हाईएस्ट ऑर्डर माइनर 2 × 2 का। चलो अब अगर मैं आपसे पूछता कि भाई यही हाईएस्ट ऑर्डर माइनर है, तो क्या आप इस माइनर की वैल्यू बता सकते थे कि इस माइनर की वैल्यू कितनी है? बोलो वैल्यू ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर माइनर। बोलो हाईएस्ट ऑर्डर माइनर की वैल्यू कितनी? माइनर का मतलब हो गया डिटर्मिनेंट। तो आप कैलकुलेट करो, जो आप इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे आपको ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी? ये वैल्यू मिल जाएगी आपको 1 के बराबर, मिल जाएगी 1 के बराबर। यानी क्या मैं ऐसा बोल सकता था कि यहाँ पर जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर माइनर है वो नॉन ज़ीरो है। तो मैं बोल सकता था हाईएस्ट ऑर्डर माइनर इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे रैंक कितनी आ जाती? क्या रैंक यहाँ पे हम लोगों को 2 मिल जाती? बोलो हाँ या ना। ठीक है, अभी बेसिक से करवा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी देर में कुछ और कंसेप्ट्स भी हम लोग बिल्डअप करेंगे, कुछ और तरीके भी डेवलप करेंगे, बट अभी के लिए मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारा तरीका बहुत सिंपल होना चाहिए। हाईएस्ट ऑर्डर माइनर था 2 × 2 का और वही नॉन जीरो हो गया। अगर हाईएस्ट ऑर्डर माइनर 2 × 2 का था और वही नॉन जीरो हो गया तो रैंक 2 हो जाएगी एज यूजुअल, जैसे हम हमेशा करते थे, है ना। तो उसी को मैंने 2-3 स्टेप्स में लिख दिया। हाईएस्ट ऑर्डर माइनर 2 × 2 का था, इसकी अगर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 आ गई थी। इसका मतलब हम बोल सकते थे कि हाईएस्ट ऑर्डर माइनर जो है वो नॉन जीरो है। हाईएस्ट ऑर्डर माइनर का मतलब हाईएस्ट ऑर्डर सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, वो नॉन जीरो आ गया, रैंक की वैल्यू 2 मिल जाएगी। बोल सकते हैं ऐसा, ठीक है। चलो इसका बताओ। अरे ये तो सेम क्वेश्चन हो गया। हाँ इसका बताओ क्या आ जाएगा, बोलिए। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर माइनर 3 × 3 की मैट्रिक्स है। हाईएस्ट ऑर्डर माइनर सभी लोग बताएंगे कितने का आ जाएगा? हाईएस्ट ऑर्डर माइनर, तो आप बोलोगे सर
हाईएस्ट ऑर्डर माइनर तो 3x3 का है, हाईएस्ट ऑर्डर स्क्वायर सब मैट्रिक्स 3x3 का है। अब हाईएस्ट ऑर्डर माइनर जो है वो बताओ जीरो है या नॉन जीरो है, यहीं से चेक करके बताओ। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, इनफैक्ट ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, और अगर आप हाईएस्ट ऑर्डर माइनर की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो 27 आ जा रहा है, विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कि आप ऐसा बोल सकते थे कि हाईएस्ट ऑर्डर माइनर इज नॉन जीरो, तो रैंक आपको हमेशा कितनी मिल जाएगी, यहाँ से 3 मिल जाएगी। ठीक है ना, चलेगा। बहुत ही सिंपल सा डिस्कशन चल रहा है, बहुत सिंपल सा डिस्कशन चल रहा है भाई। हाईएस्ट ऑर्डर माइनर 3x3 का था, और हाईएस्ट ऑर्डर माइनर जो है वो नॉन जीरो है, तो इसका मतलब रैंक आपके हमेशा 3 हो जाएगी। किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी तरह की कोई दिक्कत महसूस हो रही है, समझ पा रहे हो? कल वाला जो फ्लो चार्ट था स्टार्टिंग में, आज जो समरी बताई सारी चीज़ें आप यहाँ पे सिस्टमैटिकली रिलेट कर पा रहे हो? आई थिंक यस, आप सभी लोग रिलेट कर पा रहे हो। तो मैं 2 और स्टेटमेंट्स बोलता हूँ, आप मुझे बताना। The rank of an identity matrix and an scalar matrix of order n cross n will always be n। समझे क्या बोल रहा है? बोल रहा है अगर आपके पास n क्रॉस n का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या फिर n क्रॉस n का एक स्केलर मैट्रिक्स है, तो उसकी रैंक हमेशा n हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर माइनर बनेगा n क्रॉस n का, वो हमेशा ही नॉन जीरो आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है, और स्केलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा नॉन जीरो होता है। सही बात है? तो बोलो जरा, यहाँ पर दोनों जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, क्या आप इनसे अलाइंड है? रैंक ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n इज n, and rank of scalar matrix of order n cross n is n। ठीक है, चल जाएगा, समझ पा रहे हैं सभी लोग? ठीक है, ओके। चलो अब एक बार टैगलाइन आपको बता देते हैं। मैंने टैगलाइन आज कौन सी देखी, कौन सी लिखी हुई थी। तो असल में क्या था कि जो मेरी गाड़ी थी और जो ऑटो था, ठीक है, उसके बीच में बहुत कम जगह थी। कम जगह की वजह से उस पर लिखा हुआ था, चिपक कर मत चल, चिपक जाएगा। तो ऐसा कुछ मैंने पहली बार देखा, ऐसा कुछ मैंने पहली बार देखा, बट काफ़ी यूनिक था और भाई सही भी था, है ना? थोड़ा सा तो गैप रहना चाहिए ना, थोड़ा सा तो गैप रहना चाहिए। पता लगा उसने ब्रेक मार दिया, आप जाके चिपक गए उसमें। ठीक, चलो आगे बढ़े। तो ये दोनों स्टेटमेंट से हम लोग अग्री करते हैं, रैंक ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ n क्रॉस n इज n एंड रैंक ऑफ स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n इज n। तो ये सारी प्रॉपर्टी, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ है ना, ये सारी प्रॉपर्टीज़ को लास्ट में सिस्टमैटिकली कंपाइल भी करेंगे। तो ऐसा मत सोचना कि सर आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख दी, बाद में हम भूल तो नहीं जाएंगे। सारी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग एक जगह पे लिखेंगे, ठीक है? तो टोटल हमारे पास 19 या 20 प्रॉपर्टीज़ रैंक की होती हैं, सब एक सिंगल जगह पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है? ओके, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आइए, इस मैट्रिक्स का हमसे बोला गया है रैंक कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है? चलिए अब थोड़ा सा फोकस यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन अभी होने जा रहा है। आप लोग मुझे साथ के साथ आंसर बताते जाइए। सभी लोग बताएंगे कि यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर माइनर आपको क्या दिख रहा है? बोलो भाई साहब, सभी लोग जल्दी जल्दी बोलो। हाईएस्ट ऑर्डर माइनर क्या दिख रहा है? कितने का दिख रहा है? 3x3 का दिख रहा है ना? जो हाईएस्ट ऑर्डर माइनर है 3x3 का, उसकी वैल्यू कितनी है बताओ जरा। जो हाईएस्ट ऑर्डर माइनर है 3x3 का, उसकी वैल्यू कितनी है? तो आप बोलोगे देखो सर सारे एलिमेंट में 2 2 2 लिखा हुआ है, तो 110%, इसकी जो वैल्यू आएगी हाईएस्ट ऑर्डर माइनर की, वो 0 आनी चाहिए, है ना? हाईएस्ट ऑर्डर माइनर ऑफ 3x3 यहाँ पर मेंशन किया गया है और उसकी वैल्यू तो 0 है। तो मुझे बताइए, क्या इसकी रैंक कभी भी 3 हो सकती है? क्या इसकी रैंक कभी भी 3 हो सकती है? बोलो। नहीं हो सकती इसकी रैंक 3, कभी भी नहीं हो सकती। रैंक 3 से तो कम ही होगी। अब आप क्या करोगे, जो हाईएस्ट ऑर्डर माइनर 3x3 का आया था उसकी वैल्यू 0 आ गई, तो क्या अब आप 2x2 के माइनर्स को चेक करने की कोशिश करोगे? आप बोलोगे हाँ सर 2x2 के माइनर्स को चेक करेंगे। जरा 2x2 का कोई भी माइनर उठा लो जो आपको अच्छा लग रहा हो। सपोज ये हमने उठा लिया, या हमने ये उठा लिया, या हमने ये उठा लिया, कोई भी मैं 2x2 का माइनर उठा लूँ, क्या मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ऑल माइनर्स ऑफ 2x2 is also 0? All minors of 2x2 is also equal to 0?
एब्सोल्युटली, है ना। 2x2 के जितने भी डिटर्मिनेंट्स बनेंगे वो भी सारे के सारे जीरो होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बोलो हाँ या ना। यस, तो 2x2 भी आपने निपटा दिया। सारे 2x2 के जो माइनर्स होंगे वो जीरो होंगे। कोई भी 2x2 का यहाँ से आप डिटर्मिनेंट निकालो, आपको 110% उसकी वैल्यू जीरो ही मिलने वाली है। इज इट मेकिंग सेंस? एब्सोल्युटली। अब बताओ आपके पास क्या एक दांव बचा? आपके पास बचा कि भाई 1x1 को एक बार चेक करके देखते हैं। अगर 1x1 को हम चेक करके देखेंगे तो 1x1 में वैसे तो सारे हैं, बट हमें एटलीस्ट एक चाहिए था, तो हम ऐसा बोल सकते थे एटलीस्ट वन माइनर ऑफ 1x1, एटलीस्ट वन माइनर ऑफ 1x1 इज नॉन जीरो। तो क्या इसकी रैंक अगर हम 1 बोल दें तो किसी को कोई आपत्ति है? बोलो। कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। तो पहले इस पे बताओ कि सर कोई आपत्ति नहीं, फिर आपको एक और प्रॉपर्टी बताता हूँ, ठीक है। एक्चुअली ये सारी प्रॉपर्टीज हमें बाद में लिखनी है, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, रैंक की बेसिक डेफिनेशन से खुद ही ये प्रॉपर्टीज निकाल दे रहे हैं। ओके, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को नहीं है। तो मैं आप लोगों से एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, आप मुझे बताना कि वो सही है गलत है। इफ all the elements of a matrix, if all the elements of a matrix, square matrix बोलना चाहिए मुझे, if all the elements of a square matrix is equal, in that case its rank will be 1। अगर किसी भी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट इक्वल हैं तो भाई हाईएस्ट ऑर्डर माइनर जीरो ही हो जाएगा। आप लोवेस्ट ऑर्डर माइनर पे जाओगे वो भी जीरो हो जाएगा। लास्ट में सिर्फ एक एलिमेंट बचेगा जो कि आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, इसका बताइए, इसका बताएंगे सभी लोग। ये तो समझ में आ गया ना सभी को? चलो 3x3, 3x3, चलो बताओ इसका भाई साहब क्या हो जाएगा। हाईएस्ट ऑर्डर माइनर कितने का होगा? बोलो। हाईएस्ट ऑर्डर माइनर आ जाएगा 3x3 का। वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी? वैल्यू कितनी हो जाएगी? फर्स्ट रो सेकेंड रो के प्रोपोर्शनल है, सेकेंड रो थर्ड रो के प्रोपोर्शनल है। मैंने बोला था कि कोई भी दो रो अगर आपस में प्रोपोर्शनल भी हो जाती है तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो हो जाता है, ठीक है। चलो अब क्या मैं ऐसा बोल सकता था, ऑल माइनर्स ऑफ 2x2 इज जीरो। कोई भी 2x2 का माइनर उठा लो जो आपको पसंद हो, जो भी आपको पसंद हो। जब भी आपके किसी मैट्रिक्स के रोज आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं ना, जब भी किसी मैट्रिक्स के रोज सारे रोज आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, उस केस में आपके सारे के सारे 3x3 के डिटर्मिनेंट्स भी जीरो होते हैं, 2x2 के भी जीरो होते हैं। जैसे मान लो अगर कोई 4x4 का मैट्रिक्स है और उसमें 4 रोज आपस में प्रोपोर्शनल हैं, तो 4x4 का भी डिटर्मिनेंट जीरो होगा, 3x3 का भी जीरो होगा, 2x2 का भी जीरो हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को? तो क्या ऑल द माइनर्स ऑफ 2x2 जीरो? मान लो कोई भी 2x2 का माइनर आप रैंडमली चूज करके उसको सेलेक्ट करके देख लो, आपको डिटर्मिनेंट जीरो ही दिखेगा। करेक्ट है? चलो तो अब मैं ऐसा बोल सकता था क्या कि एटलीस्ट वन माइनर ऑफ एटलीस्ट वन माइनर ऑफ 1x1 इज नॉन जीरो। तो रैंक कितनी हो जाएगी? रैंक यहां से हो जाएगी 1 के बराबर। यानी कि ये बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और अगर उनके सारे रोज आपस में प्रोपोर्शनल हैं, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसमें सारे रोज अगर आपके आपस में प्रोपोर्शनल हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि उसकी रैंक हमेशा क्या आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। समझे मेरी बात को? रेक्टेंगुलर वाला स्टेटमेंट अभी मैं नहीं दे रहा हूँ अनीश कुमार, रेक्टेंगुलर वाला स्टेटमेंट थोड़ी देर में हम लोग लेते हैं, है ना। रो एचलॉन फॉर्म उसके पहले आपको पढ़ाते हैं। बट एज ऑफ नाउ ये दोनों स्टेटमेंट्स आपके एक स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड मैंने दिए हुए हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर को मैं नकार नहीं रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ वहाँ पे नहीं होगा, बट उनसे रिलेटेड स्टेटमेंट्स मैंने दिए नहीं। हाँ देखिए, अगर रोज आपस में प्रोपोर्शनल है ना तो कॉलम्स ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, है ना, तो बाय डिफॉल्ट हो जाएंगे। अगर रोज को आप आपस में प्रोपोर्शनल करोगे तो 110% कॉलम्स भी आपस में प्रोपोर्शनल रहेंगे, दैट इज फॉर श्योर। ओके चलो, तो अब देखो यहाँ पर इसने क्या दिया हुआ है, इसी चीज को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है। इफ ऑल द रोज होंगे, कॉलम्स अपने आप हो जाएंगे, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एंड कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स आर प्रोपोर्शनल, इन दैट केस रैंक विल ऑलवेज बी 1। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक n×n की यहाँ पर मैट्रिक्स भी दे रखी है आपको। देखिए यहाँ पर 1 से लेके n तक इसने लिखा हुआ है, फिर 2 से गुणा कर दिया, 2 4 6 2n, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 6 9 3n, फिर n से मल्टीप्लाई कर दिया, n 2n 3n n स्क्वायर। तो इसमें सारे के सारे रोज प्रोपोर्शनल थे, तो आपको बिना सोचे समझे लिख देना चाहिए था, इसकी रैंक कितनी हो जाती? 1। समझे?
ओके ठीक है, तो अभी तक जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी उनको रिवाइज कर लें, फिर एक दो क्वेश्चंस पे चलते हैं, फिर देखते हैं कि रैंक एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। जाहिर सी बात है ये जो तरीके हम सीख रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में चल रहा है कि भाई ये तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है ना। अभी तक जो क्वेश्चंस मिले उसमें किस्मत अच्छी थी कि हम लोग रैंक कैलकुलेट कर पा रहे हैं, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाएगा तो हम लोग अटक सकते हैं। ठीक है, तो एक बार सारी प्रॉपर्टीज रिवाइज करवा देता हूँ, आप लोग बस सुनते जाइए, हाँ ना में जवाब देते जाइए। सबसे पहला, द रैंक ऑफ अ रो मैट्रिक्स विल ईदर बी 1 और इट विल बी 0, यस और नो? Yes. The rank of a column matrix will either be 1 or 0. Yes or no? Yes. Perfect. If if a row matrix and a column matrix is multiplied and the resultant is of order 1 cross 1, in that case rank will be either 1 or 0. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. Perfect. If in case of any square matrix all the rows are proportional and all the columns are proportional, in that case rank will always be 1. ठीक है, तो बस ये सारी प्रॉपर्टीज थी। आइए कुछ एक दो क्वेश्चंस करते हैं जनरल मेथड को यूज करके, फिर आपको मैं एक तरीका बताता हूँ जिसको कि हम लोग बोलते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड। ठीक है, बट पहले कुछ क्वेश्चन थोड़ा बेसिक से कर लेते हैं, सो दैट जो बेसिक वाला आइडिया है ना वो दिमाग में अच्छी तरीके से फिट हो जाए, क्योंकि बेसिक आइडिया पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। जो कल हम लोगों ने फ्लो चार्ट वगैरह करवाया था ना उस पर थोड़े से थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। परफेक्ट, चलो बताओ, इसमें बोल रहा है इसकी रैंक कैलकुलेट करके बताइए। तो मुझे बताइए, अगर उसने बोला है इसकी रैंक कैलकुलेट करके बताओ, आप सबसे पहले क्या ढूंढोगे यहाँ पे? सभी लोग एक बार चैट बॉक्स में वो नाम लिख दो कि हम ढूंढना क्या चाहते हैं यहाँ पे। नहीं, रैंक नहीं, पहले मैं जो पूछ रहा हूँ उसका उसका आंसर देने की कोशिश करो। रैंक वैंक तो चलो निकाल लेंगे। बोलो, सही बात, HOM, हाईएस्ट ऑर्डर माइनर हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे, है ना। ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ पर देखो, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था वो था 2x3, है ना। अगर मान लो मैं यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर माइनर की तलाश में निकलता, तो हाईएस्ट ऑर्डर माइनर जो मुझे मिलना चाहिए था वो कितने का मिलता है यहाँ पे, बताएंगे जरा। तो आप बोलोगे सर हाईएस्ट ऑर्डर माइनर जो यहाँ पर मिलेगा वो तो 2x2 का मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं 2x2 के सारे माइनर्स की टेस्टिंग करना स्टार्ट करूं। मैं स्टार्ट करता हूं, और मैंने सपोज ये जो एक 2x2 का यहाँ पे दिख रहा था ना, मैं नीचे लिखता हूँ इसको, मैं इसको नीचे लिखता हूँ, ये लीजिए, ये लीजिए 1 4, ओके, 2 5 3 6 ऐसा दिया हुआ था। तो ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स रैंडमली मैंने इसको चूज कर लिया, है ना। ये भी तो एक 2x2 का माइनर है या नहीं, बोलो। हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके देखा, 2 छंग 12, 5 तिहाई 15, यहाँ से पता चला कि भाई साहब ये नॉन जीरो आ रहा था। तो क्या मैं गारंटी के साथ बोल सकता था कि इसकी रैंक 2 हो जाएगी? बोलिए हाँ या नहीं, बोलो सभी लोग। एब्सोल्युटली, है ना। यही चेक करना है। हाईएस्ट ऑर्डर माइनर हमने पिक कर लिया 2x2 का, और उसके बाद हम चेक करते जा रहे हैं कि भाई 2x2 के माइनर्स की चर्चा करते हैं। किस्मत अच्छी थी कि हाईएस्ट ऑर्डर माइनर जो मिला 2x2 का, एटलीस्ट 1 माइनर हमको नॉन जीरो मिल गया, तो रैंक हमारी 2 आ गई। अगर 2x2 के सारे माइनर 0 हो जाते, फिर उस केस में हम 1x1 पे जाते हैं, यानी रैंक हम 1 बोलने की कोशिश करते हैं, है ना। ठीक है, यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर माइनर नॉन जीरो मिला, वहीं पे हमारी गाड़ी रुक गई। हमने बोल दिया इस मैट्रिक्स का रैंक अगर कोई कैलकुलेट करना चाहे तो 2 बोल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। ऑर्डर जरा इसका देखिए, 2 रोज हैं इसमें, 4 कॉलम्स हैं, इसमें इसकी रैंक पूछ रहा है। सबसे पहली चीज आप यहाँ पर क्या ढूंढने की कोशिश करोगे? आप बोलोगे सर हाईएस्ट ऑर्डर माइनर यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमने यहाँ पर पाया कि जो हाईएस्ट ऑर्डर माइनर था वो आपका क्या था? हाईएस्ट ऑर्डर माइनर आपका था यहाँ से 2x2 का। यानी कि अब मैं देखना चाहता हूँ कि क्या 2x2 के एटलीस्ट 1 मुझे नॉन जीरो माइनर मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते। ठीक है, एटलीस्ट 1 माइनर मैं नॉन जीरो यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा था। तो सपोज मैंने ये वाला माइनर चूज किया, कोई भी चूज कर सकता था मैं रैंडमली। तो जैसे ही मैंने इसको कैलकुलेट किया, मैंने पाया कि यार ये तो नॉन जीरो आ रहा था, यानी कि एटलीस्ट 1 माइनर ऑफ ऑर्डर 2x2 इज नॉन जीरो, सो ऑब्वियसली रैंक हैज टू बी 2। इज इट मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन? बोलो भाई साहब, है ना। अभी कोई कॉम्प्लिकेटेड तरीका यूज नहीं कर रहे हैं, अभी बेसिक अप्लाई कर रहे हैं कि भाई हाईएस्ट ऑर्डर माइनर ढूंढा, और उसके बाद देख ले रहे हैं कि कम से कम वो वाला माइनर एक बार नॉन जीरो मिल जाए तो रैंक 2 हो जाएगी। अगर सारे के सारे 2x2 वाले माइनर्स यहाँ पर 0 हो जाते तो फिर हमारी रैंक 1 हो जाती, है ना। करेक्ट।
हाँ एटलीस्ट हमें एक चाहिए, बाकी हम कोई और भी देख सकते थे, कोई ये बीच वाले भी उठा सकता था, ये वाले भी उठा सकता था। और आप ये तो बता ही सकते हो कि इसमें 2x2 के कितने माइनर्स होंगे, MCR NCR लगा के तो आपको नंबर भी पता है। सपोज कोई अड़ जाए कि मैं तो सारे माइनर कैलकुलेट करूंगा, तो पहले पता तो होना चाहिए कि कितने माइनर्स हैं इसमें, है ना। मान लो कि कोई अड़ गया कि भाई मैं तो सारे चेक करूंगा, तो पहले गिन तो लो कितने होंगे। तो 2x2 के आपको माइनस चेक करने, 2C2 इंटू 4C2 से निकाल देना कितने माइनर्स होंगे, सबको बैठ के चेक करते रहना। बट वो नीडेड नहीं, एटलीस्ट 1 माइनर हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेड होता है। समझे मेरी बात को? परफेक्ट। चलो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो अभी तक जो क्वेश्चंस थे, अभी तक जो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे थे, उन क्वेश्चंस में चीज़ें थोड़ी थोड़ी आसान थी, बन जा रही थी चीज़ें, हो जा रहा था सब कुछ। अब इस क्वेश्चन में भी हमसे बोल रहा है रैंक कैलकुलेट करके बताइए इसकी रैंक कितनी हो जाएगी। जरा मुझे बताएंगे कि व्हाट इज हाईएस्ट ऑर्डर माइनर इन दिस केस। बोलो यार, हाईएस्ट ऑर्डर माइनर क्या है यहाँ पे? आप बोलोगे सर हाईएस्ट ऑर्डर माइनर तो 3x3 का है, बताओ वो जीरो है या नॉन जीरो है। तो आप बोलोगे सर फिर उसके लिए तो ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप में से जिनको भी लगता है डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा वो कर लो। मैं एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन बताता हूँ जो आपको स्पेशल क्लास में भी समझा चुका हूँ, अगर आप नोटिस करने की कोशिश करें। जरा इसमें देखिए कितने लोगों को ये साफ साफ ऑब्जर्व होता हुआ दिख रहा है कि जो R3 है दिस इज नथिंग बट R2 प्लस R1। मैंने स्पेशल क्लास में भी एक क्वेश्चन बताया था और आप लोगों को समझाया था कि सपोज अगर कोई रो बाकी दोनों रोज के लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर आ जाती है, तो क्या उस केस में जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है उसको हम लोग जीरो कर सकते हैं? बिल्कुल। अदरवाइज अगर आप चाहें तो डायरेक्ट कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा कैलकुलेट करने में। बट ये ऑब्जर्वेशन आप सभी लोगों को हमेशा ऑब्जर्व कर लेना चाहिए, यहाँ से लेना चाहिए, ठीक है। कोई भी रो अगर बाकी दोनों रो के लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर है तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा जीरो होता है, ठीक है। जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन मैं काफ़ी बार लगा चुका हूँ, इस वजह से मैं ये डिपेंडेंसी देख पा रहा हूँ। हो सकता है अगर आप पहली बार ये क्वेश्चन लगा रहे हो ना तो आप नहीं भी देख पाओ, तो आप 3x3 को सॉल्व कर लो यार, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मुझे बताइए अगर ये जीरो मिल गया तो अब कौन से वाले माइनर्स पे आपकी नजर रहेगी? फटाफट सभी लोग चेक करके बताएंगे। बताइए क्या आपकी नजर इस समय 2x2 वाले माइनर्स पे रहनी चाहिए? एब्सोल्युटली। मैं रैंडमली कोई भी 2x2 का माइनर चूज कर लूं तो चलेगा? ये लीजिए मैंने रैंडमली कोई भी 2x2 का माइनर चूज कर लिया। जैसे ही मैंने ये माइनर चूज किया तो देखो यहां से क्या मिला, एटलीस्ट 1 माइनर ऑफ, एटलीस्ट 1 माइनर ऑफ 2x2 इज नॉन जीरो। तो रैंक यहां से कितनी आ जाएगी भाई साहब, जल्दी बताइए? तो है ना। बट ये क्वेश्चन करते करते थोड़ा थोड़ा हमें कहीं ना कहीं डर भी लग रहा है कि सर मान लीजिए 4x4 की मैट्रिक्स आ गई तब क्या करेंगे? मान लीजिए 5x5 की मैट्रिक्स आ गई तब क्या करेंगे सर? यहाँ पर भी थोड़ा बहुत डर तो लगा ही। हाईएस्ट ऑर्डर माइनर 3x3 का निकाला वो जीरो आ गया, फिर उसके बाद 2x2 का हम चेक करने बैठे, मान लीजिए किस्मत खराब होती तो ये वाला जो माइनर आपने उठाया ये भी जीरो आ जाता, अगला माइनर जीरो आ जाता, ये भी जीरो आ जाता, सबसे लास्ट वाला जो 2x2 बचता वो नॉन जीरो आ जाता, है ना। यानी कि कैलकुलेशन इसमें हो सकता है इन सर्टेन केसेस बहुत बड़ी हो जाए। आप तो यहाँ पे ऐसे बोल दे रहे हो ना एटलीस्ट 1 माइनर ऑफ 2x2 इज नॉन जीरो। मान लो कि इसमें 2x2 के 6 माइनर्स हैं और आपने 5 कैलकुलेट किए, पांचों जीरो आ गए, और ऐसा होगा ही आपके साथ, आपकी किस्मत ही ऐसी है। बताइए भरोसा है आपको अपनी किस्मत पे? नहीं है ना। तो आपके साथ तो ऐसे ही होने वाला है एग्जाम में कि भाई आप क्या करोगे, 5 बार 2x2 ट्राई करोगे, पांचों जीरो आ जाएगा, छठा छोड़ दोगे, वही छठा नॉन जीरो था और रैंक 1 लिख के चले आओगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो कहने का मतलब क्या है कि जाहिर सी बात है ये तरीका एक प्रैक्टिकल तरीका नहीं है रैंक कैलकुलेट करने का, यानी कि एग्जाम प्रेशर एनवायरनमेंट में इस तरीके पे हम रिलाई नहीं कर सकते। हाँ थ्योरेटिकली ये तरीका हमको अच्छी खासी नॉलेज दे रहा है, थ्योरेटिकली इसने काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हमको बता दी, रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स से रिलेटेड सारे एलिमेंट्स बराबर हो, सारे एलिमेंट्स प्रोपोर्शनल हो, उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ जनरेट करने में हेल्प ज़रूर करी इसने। एट द सेम टाइम कुछ बेसिक क्वेश्चंस करवा भी दे रहा है ना, जैसे ये बेसिक क्वेश्चन हमने किया, ये बेसिक क्वेश्चन किया, यहाँ तक तो ये थ्योरेटिकल नॉलेज ठीक हो रही। यहाँ तक आते आते मुझे लगता है कि हमारे दिमाग में 2-3 चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो रैंक कैलकुलेट करने का बेसिक डिस्कशन क्लियर होना चाहिए, और उसके साथ जो मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई वो क्लियर होनी चाहिए। यहाँ तक एक बार क्लियर है तो जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में #क्लियर। उसके बाद लेते हैं, हाँ 2 घूंट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है। आज तो वैसे भी वीकेंड है, ठीक है, तो पानी ही पीना भाई, क्योंकि अभी 1 घंटे और करना और उसमें आपको फिर पढ़ाने वाला हूँ ये, ठीक है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, मोहल्ले की
आंटी। आपको कुछ और दिख रहा है क्या इस पे? मुझे तो यही दिख रहा है। ठीक है, तो आपको बताता हूँ कि ये कौन थे भाई साहब और इन्होंने क्या कलाकारी की थी। ठीक है, चलो। 2 दिनों से डीपीपी की क्लास इसलिए नहीं हो पा रही यार, क्योंकि लिंक में कुछ इशू आ रहा है। ठीक है, वो लिंक का इशू शायद आज रिजॉल्व हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। जल्दी जल्दी सभी लोग 2-2 घूंट लगा लो यार, तैयार हो जाओ, डीप ब्रीथ ले लो। डेली एनसीआर वाले मत लेना भाई। ठीक है, वैसे भी कोविड दोबारा आने वाला है, तो थोड़ा सा आप लोग अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। जहाँ भी जाइए मास्क पहन के जाइए, 2 लेके जाओ, जो नहीं पहना उसको ही पहना दो सामने वाले को। उससे पहले पूछ लेना उसको कि उसको कोई सांस की बीमारी तो नहीं है। पता लगा ज़बरदस्ती आपने पहना दिया, डॉक्टर ने मना किया था भाई मास्क मत पहनना, ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए। खुद तो बच गए, उसको निपटा दिया। रेडी एवरीवन? रेडी? चलो चलो भाई साहब, अब आते हैं इस पे। ठीक है, जल्दी से लिखो सभी लोग रेडी यार, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन चलने वाला है, ये इतना आसान नहीं है। ठीक है, आसानी से समझ में नहीं आएगा। अ, तो मैं आसानी से समझाने की कोशिश तभी कर सकता हूँ जब आप समझने की कोशिश करोगे। ठीक है, आ जाओ, चलो रेडी। अब ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये, क्योंकि क्योंकि ये जो रो एचलॉन वाली टेक्निक होती है ना, ये जो टेक्निक होती है, ये एक्चुअली में अगले चैप्टर में भी ट्रांसफर होगी। ओके, जरा सुनिए। बोल रहा है कैलकुलेशन ऑफ रैंक बाय रो एचलॉन फॉर्म। रो एचलॉन फॉर्म में आपको पहला वर्ड क्या दिख रहा है बताना? ये क्या दिख रहा है, रो या कॉलम? बोलो। रो। यानी कि रो एचलॉन फॉर्म में सबसे पहली चीज हमको ये समझनी चाहिए कि भाई, अगर मैं अपने मैट्रिक्स को रो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशंस ही लगा सकता हूं। अगर मैं अपने मैट्रिक्स को रो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मैं कभी कॉलम ऑपरेशंस नहीं लगा सकता हूं। हमेशा और हमेशा मुझे रो ऑपरेशंस ही लगाने पड़ेंगे। कौन कौन से रो ऑपरेशंस? एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। यानी कि अगर मेरा मन हुआ, मैं 2 रोज को एक्सचेंज कर दूंगा। अगर मेरा मन हुआ, तो मैं किसी आर आई को एम आर आई से रिप्लेस कर दूंगा। अगर मेरा मन हुआ, तो मैं किसी R1 को R1 + 2 R2 से रिप्लेस कर दूंगा। तो जो हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़े हुए थे, उनको हम यहाँ पे लगा सकते हैं। एक नॉन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी यहाँ पे लग जाएगा, बता सकते हो कौन सा? वही वाला जिससे रैंक नहीं बदलती है। R1 इज रिप्लेस्ड बाई MR1 + KR2। समझ गए? तो बेसिकली वो ये कहना चाहता है कि आप किसी भी मैट्रिक्स को अगर रो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगा दो, और एक नॉन एलिमेंट्री वाला भी लगा सकते हो, जो मैंने आप लोगों को समझाया था। आई होप, हाँ, वो हाइब्रिड वाला जो आपको बताया था। तो आई होप एज ऑफ नाउ दिस इज क्लियर, है ना? ठीक है, चलो, ये बात तो समझ में आ गई कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर रो एचलॉन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बात बन जाएगी। ठीक है, चलिए जरा, अब एक मैं आपको टास्क देता हूँ। ठीक है, एक टास्क देता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ो, और समझ में आ जाए तो मुझे भी समझाना। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है। इफ देयर इज एनी, नहीं, ये तो समझ में आ जाएगा, ये तो समझ में आ जाएगा, ये तो मैं भी समझा सकता हूँ। ठीक है, इफ देयर इज एनी जीरो रो, इट मस्ट बी लास्ट रो। इफ नॉट, शिफ्ट द रो टू द लास्ट रो बाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। पहला वाला देखो क्या बोल रहा है, फर्स्ट वाली लाइन में बोल रहा है कि सपोज अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, उस मैट्रिक्स में अगर कोई कंप्लीट जीरो रो है, अगर किसी मैट्रिक्स में कंप्लीट जीरो रो है, तो उस रो को उठा के लास्ट में ले आओ। ठीक है, तो पहला वाला बताओ कितने लोगों को समझ में आ गया? कि सर पहला वाला तो समझ में आ गया, काफ़ी खुशी हुई, और इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद भी देते हैं। ठीक है, रो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि सपोज अगर किसी मैट्रिक्स में सारे के सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो आप उनको उठा के सबसे लास्ट में ले आओ। कैसे ले आओगे?
वही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, रिप्लेस कर लेना, R2 इज रिप्लेस्ड बाई R4, R5 इज रिप्लेस्ड बाई R2, वॉट है ना। तो जीरो रो हमेशा लास्ट में होनी चाहिए। अगर पहले से लास्ट में अच्छी बात है, पहले से नहीं है तो उठा के ले आओ उसको, ठीक है ना। फर्स्ट रो तो क्लियर हो गया। चलो ये वाला पढ़ के बताओ यार, ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। समझ में आ जाए तो मुझे भी बताना, मैं भी पढ़ता हूँ आपके साथ। The number of zeros before a non-zero element of each row is less than the number of such zeros before a non-zero element in the next row। बताओ कुछ समझ में आया? मुझे तो भाई आज तक नहीं आया, ठीक है। क्या लिखा है, किसने लिखा है, क्यों लिखा है, किसका प्रेशर था उसके ऊपर, ठीक है, पता नहीं। कुछ समझ में आया? नहीं आया ना? चलो मैं समझाता हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये क्या लिखा हुआ, ये तो समझ में आ गया, इसको मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ, ठीक है। आइए ज़रा इसको आसान भाषा में समझते हैं। ज़रा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। यहाँ पर मैंने आपके सामने 6 क्वेश्चंस रखे हुए हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब अगले 10 मिनट तक मुझे आप सभी लोगों का अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए, ठीक है। अनडिवाइडेड अटेंशन मतलब पूरी तरीके से फोकस यहाँ पे होना चाहिए। अगर बाबू का मैसेज आ रहा है, बाबू को भूख लगी है, तो उसको बोल दो कि भाई 10 मिनट वेट कर ले, अभी खाना वाना सब मिलेगा, 10 मिनट तक के लिए मुझे यहाँ पे फोकस करने दे, ठीक है। चलो आ जाओ इधर, ध्यान दो। 6 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं इन 6 क्वेश्चंस में बस ये जज करूँ कि ये वैलिड रो एचलॉन फॉर्म है या नहीं है। पहले क्वेश्चन में मुझे देखना है कि ये वैलिड रो एचलॉन फॉर्म है या नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन में मुझे देखना है ये वैलिड रो एचलॉन फॉर्म है या नहीं है। थर्ड में मुझे देखना है ये वैलिड रो एचलॉन फॉर्म है या नहीं है। फोर्थ में मुझे देखना है, फिफ्थ में मुझे देखना है, सिक्स्थ में मुझे देखना है। मुझे वैलिड रो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना है, कन्वर्ट करना है इसके बाद सीखेंगे। ये 6 सवाल दिए गए हैं और बोला जा रहा है कि जरा देख के बताइए कि क्या ये वैलिड रो एचलॉन फॉर्म है या नहीं है। अब वैलिड रो एचलॉन फॉर्म क्या होता है, जरा ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। वैलिड रो एचलॉन फॉर्म में बोला ये जाता है कि अगर आपके पास कोई जीरो रो है तो वो हमेशा लास्ट में होनी चाहिए। अगर कोई जीरो रो है तो हमेशा लास्ट में होनी चाहिए। दूसरा ये बोलता है कि अगर आप रो बाय रो नीचे आने की कोशिश करोगे, मतलब अगर आप रो को एक सीढ़ी मान लो और आप फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो ऐसे नीचे आने की कोशिश करोगे, तो जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो बढ़ते हुए क्रम में होने चाहिए। समझे? अगर कोई जीरो रो है तो वो कहां पर होनी चाहिए, लास्ट में होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप फर्स्ट रो से सेकेंड रो से थर्ड रो पे जा रहे हो तो जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो बढ़ते हुए क्रम में होने चाहिए। मगर एक बात का ध्यान रखना, ये जो नंबर ऑफ जीरोस आप काउंट कर रहे हो ये बिफोर अ नॉन जीरो एलिमेंट तक ही काउंट करना आपको। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको, चलो एक एग्जांपल भी मैं आपको अभी समझाता हूँ थोड़ी देर में, बट मैं एक बार फिर से अपने सारे स्टेटमेंट्स को रिपीट करता हूँ। अगर कोई जीरो रो है तो वो हमेशा सबसे लास्ट रो में होना चाहिए। उसके अलावा जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो स्ट्रिक्टली एंड स्ट्रिक्टली बढ़ते हुए क्रम में होने चाहिए, है ना। जो आप जीरो की काउंटिंग करोगे वो जीरो की काउंटिंग आपकी होगी कब तक, जब तक कि कोई नॉन जीरो एलिमेंट नहीं मिल जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर जीरो लिख देता, है ना, अगर मैं सपोज यहाँ पर जीरो लिख देता तो यहाँ पर जब आप काउंट करते तो आपको 1 और 2 जीरो ही काउंट करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद एक नॉन जीरो एलिमेंट आ गया। तो समझ गए ना जीरो की काउंटिंग कैसे करनी है। ऐसे नहीं करना है 1 2 3 काउंट कर लिया, नो, द नंबर ऑफ जीरोस बिफोर अ नॉन जीरो एलिमेंट शुड बी काउंटेड। तो मेरे ख्याल से इतना हमारे पास ठीक ठाक तरीके से आइडिया लग गया कि हमें रो एचलॉन फॉर्म की वैलिडिटी को कैसे टेस्ट करना चाहिए। चलें टेस्ट करना स्टार्ट करें। ठीक है, थोड़ा बहुत जिनको अभी डाउट होगा हम लोग टेस्ट करते करते उन चीज़ों को क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वाले पे आते हैं। फर्स्ट वाले में मुझे बताइए, अगर यहाँ पर कोई जीरो रो थी तो अपने आप लास्ट में प्रेजेंट थी। आप बोलोगे हाँ सर ये तो खुद ही लास्ट में प्रेजेंट थी। भाई साहब इससे अब हमारा कोई नाता नहीं है। जो भी जीरो रोज होते हैं अगर आप उनको उठा के लास्ट रो में लाते हैं तो इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर एक ही रो बची हुई है, एक ही रो में जीरो होता या नहीं होता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि ये पहला वाला जो हमारा फॉर्म है दिस इज वैलिड RE फॉर्म। बोलो हाँ या ना, बोलो। कोई भी दिक्कत है फर्स्ट वाले में पूछो, बहुत आसान है, एप्टीट्यूड है, बेसिक सी चीजें हैं यहाँ पर जो आपको टेस्ट करनी। तो क्या ये वैलिड है, बोलो। बिल्कुल सही बात है। तो शॉर्ट में रो एचलॉन लिख दिया, ये वैलिड लिख दिया।
आ जाओ सेकंड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला मेरे ख्याल से सॉर्टेड है, सेकंड वाले पे चलते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए, क्या कोई ऑल जीरो रोज है? सबसे पहली चीज यही ढूंढनी है, क्या इसमें कोई ऑल जीरो रो है? आप बोलोगे नहीं सर, कोई ऑल जीरो रो नहीं। अगर कोई ऑल जीरो रो नहीं थी तो क्या करो, सीढ़ी की तरह नीचे उतरते जाओ। यहां पर आप खड़े थे, आपने काउंट किया, भाई एक भी जीरो नहीं था। यहाँ पे आपने काउंट करा तो यहाँ पे आपने पाया एक जीरो था। यहाँ पे आपने काउंट करा तो आपने पाया दो जीरो था। तो बताइए नंबर ऑफ जीरोस बढ़ते हुए क्रम में थे, नंबर ऑफ जीरोस के आपके असेंडिंग ऑर्डर में थे? एब्सोल्युटली। तो क्या हम इसको वैलिड आरई बोल दें तो चल जाएगा? आप बोलोगे हाँ सर बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलेगा ना? परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, सभी का आना चाहिए भाई, किसी कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आना चाहिए समझाने के बाद, ठीक है। चलो इसको देखो, इसको देखो, इस पे आ जाओ। सबसे पहले ढूंढना है कि क्या इसमें कोई ऐसी रो है जिसमें सारे जीरोस प्रेजेंट है। आप बोलोगे सर ऐसा तो कोई भी नहीं है जिसमें सारे जीरोस प्रेजेंट है। चलो वो हो गया, अब देखना शुरू करो। यहाँ पे देखो, काउंट करो, सीढ़ी पर से उतरना शुरू करो। एक जीरो, यहाँ पे आपने काउंट किया, एक दो तीन जीरो, यहाँ पे आपने काउंट किया, एक दो तीन। गड़बड़ हो गई ना? ये भी तीन, ये भी तीन थे। हमने बोला था जैसे ऐसे रो में आप नीचे आओगे नंबर ऑफ जीरोस बढ़ते हुए क्रम में होने चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा इन वैलिड रो एचलॉन फॉर्म। तो ये बचेगा आपका इन वैलिड रो एचलॉन। समझे मेरी बात को? बढ़ते हुए क्रम का मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए भाई साहब, समझे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बोला सर ये देखो तीन तीन बराबर, ऐसे नहीं चलेगा भाई, स्ट्रिक्टली होना चाहिए। चलो इसका बताओ, इसका बताइए, क्या इसमें कोई सारी जीरो रोज हैं? आप बोलोगे हाँ सर सबसे ऊपर ही है, बट क्या वो सबसे ऊपर होना चाहिए था? नहीं, उसको तो सबसे लास्ट में होना चाहिए था। यानी कि ये भी आपका क्या हो गया, एक इन वैलिड आर ई, इन वैलिड रो एचलॉन फॉर्म आपका हो गया। समझे? अगर कभी भी सारी के सारी जीरो रोज हैं तो वो हमेशा लास्ट रो। अच्छा, क्या आप यहां से एक वैलिड रो एचलॉन बना सकते थे? यहां से वैलिड बना सकते थे? आप बोलते हैं हाँ सर बना सकते थे, बस एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाने का आप मौका दे दीजिए। कैसे? अगर आप इसमें ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लगा लें कि सबसे पहले इस R1 को रिप्लेस कर लें R2 से, और इस R2 को रिप्लेस कर लें R3 से, है ना? तो बेसिकली एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लगा के अगर आप इसको उठा के लास्ट में ले आओ, इसको थोड़ा ऊपर लेके जाओ, तो यहाँ से वैलिड रो एचलॉन फॉर्म आप बना सकते थे। दो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पड़ते हैं, दो बार लगाना पड़ता है, ठीक है। एक बार क्या करना पड़ता, इसको ऊपर लेके जाते, इस जीरो को बीच में लाते, फिर इसको ऊपर लेके जाते और इस जीरो को लास्ट में लेके आते, ठीक है। तो ऐसे बनाएंगे भी हम लोग, बहुत सारे इनवैलिड को वैलिड बनाएंगे भी। नहीं R1 इज रिप्लेस्ड बाय R3 नहीं, स्टेप 1 में R1 और R2 को स्विच करो, स्टेप 2 में R2 और R3 को स्विच कर दो, तो फिर वो आपका वैलिड RE बन जाएगा, ठीक है ना। चलो हाँ, इसका बताओ भाई साहब, क्या इसमें जीरो रोज हैं? आप बोलोगे हाँ सर इसमें तीन जीरो रोज हैं। तो भाई ये तीनों तो हमारे किसी काम के ही नहीं रहे, है ना। एक हमारे पास रो बचा हुआ है, और अगर कभी सिंगल रो होती है फिर तो उसमें क्या वैलिड क्या इनवैलिड, ठीक है। तो ये तो वैलिड ही हो जाएगा हमेशा, वैलिड रो एचलॉन। इसका बताओ वैलिड या इनवैलिड? आप बोलोगे इसमें कोई भी जीरो रो नहीं है, तो हम नंबर ऑफ जीरोस के बढ़ते हुए क्रम पे रिलाई कर रहे थे। यहाँ पे एक भी नहीं था, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, तो ये आपका हो जाएगा इन वैलिड RE, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? एक भी पार्ट में प्रॉब्लम है तो पूछो, दोबारा मैं बता देता हूं। अगर भाई साहब एक भी पार्ट में प्रॉब्लम है पूछो, मैं दोबारा समझा देता हूं आप लोगों को। क्लियर? पांचवा वाला, पांचवे में क्या है? हाँ पांचवे में देखो, क्या इसमें कोई जीरो रोज है? हाँ, तो मैंने बोला सारे के सारे जीरो रोज आपके नीचे होते हैं। अगर कभी सारे के सारे जीरो रोज हो गए ना, तो वो हमारे रो एचलॉन की कैलकुलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। इसको हटा दो, इसको अलग कर दो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मत काउंट करना कि सर देखिए यहाँ पे हमने तीन कर लिया, यहाँ पे भी चार थे, यहाँ पे भी चार थे, यहाँ पे भी चार थे। नहीं, अगर सारे जीरो रोज हो गए तो वो हमारी कैलकुलेशन का हिस्सा ही नहीं, उसको हटा के अलग कर दो। देखो यहाँ पे भी अलग कर दिया था हमने, यहाँ पे भी इसको अलग कर दो, है ना। समझ गए मेरी बात को? फोर्थ वाले में देखो, फोर्थ वाले में अगर सारी की सारी जीरो रोज हैं देन इट हैज टू बी लास्ट रो, बट लास्ट रो नहीं था, ये फर्स्ट रो था। इसका मतलब ये इनवैलिड रो एचलॉन फॉर्म हो गया, ठीक है। हाँ और बताओ, और कौन से पार्ट में डाउट है? क्लियर कर लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सारे पार्ट क्लियर हो गए ना? सेवेंथ वाला कहाँ है यार, कैसी बात कर रहे हो ऋतिक? छह तो क्वेश्चन आप कर रहे हो, सेवेंथ वाला बता दो। ठीक है, फिफ्थ अभी अभी बताया आप लोगों को,
पांचवे में देखो ये सारी की सारी जीरो रोज हैं, सारी की सारी जीरो रोज को आप हटा दो, ठीक है, उनको काउंट नहीं किया जाता है, सारी की सारी जीरो रोज को काउंट नहीं करते, उसके अलावा जो बचेंगे आप उनको काउंट कर लो, सारी की सारी जीरो रोज हटा दो, एक ही रो यहाँ पे आपको दिख रही है, तो ये वैलिड रो एचेलॉन फॉर्म हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है कि सर देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 4 था, यहाँ पे भी 4 था, यहाँ पे भी 4 था, नो, ये तीनों रो एचेलॉन फॉर्म की वैलिडिटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसीलिए सबसे पहला स्टेप बोला गया था कि अगर कभी सारे के सारे जीरो रोज प्रेजेंट हैं तो आप उनको लास्ट में ले आइए और उनको अपनी कैलकुलेशन के पार्ट से हटा दीजिए। ठीक है, अब बात क्लियर हो गई सभी को? मेरे ख्याल से आप क्लियर होना चाहिए। ओके भाई, जो बता रहा हूं वो सुन लो, वो सुनोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। जो बता रहा हूं अनमोल वो सुनो, ठीक है, आप जो बोल रहे हो वो मुझे नहीं पता भाई वो होता है कि नहीं होता है। चलो अगला बताओ, वैलिड इनवैलिड। यार आप की भी प्रॉब्लम नहीं है असल में, असल में हमारी सोसाइटी ही ऐसी है, ठीक है, हम उसी सोसाइटी में रहते हैं। जैसे मान लो आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हो, ठीक है, ये आप हो और ये आपकी पड़ोसन बी, ठीक है, पड़ोसन लड़का भी हो सकता है। आप सेलेक्ट हो गए, कहाँ सेलेक्ट होना चाहते हो? मान लेते हैं कि आप गूगल में सेलेक्ट हो गए, ठीक है, और ये कहीं सेलेक्ट नहीं हो पाया या नहीं हो पाई, तो जो ये होगा इसके फैमिली वाले क्या सोचेंगे? अरे पैसे दे के करवा दिया होगा, अरे जुगाड़ से हो गया होगा, अरे किसी ने अप्रोच लगा दी होगी। कोई इसके ना मेहनत को अप्रिशिएट नहीं करेगा कि इसके मेहनत को अप्रिशिएट करे। यानी कि एक लीनियर थॉट क्या हो सकता है, यार ये ए वाला जो बंदा है ये सच में हार्ड वर्किंग होगा, इसने दिन रात मेहनत करी होगी, शायद यहाँ पे जाके बैठा हुआ आज की डेट में। बट हमारी सोसाइटी इस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करती है कि अरे पैसे दे दिए होंगे, अरे कहीं जुगाड़ लगवा दिया होगा, अरे फलाना ढिमकाना ऐसे कर दिया होगा। हम लोग भी बचपन से उसी इन्वायरमेंट में रहते हैं, उसी कंडीशनिंग में रहते हैं, तो ऐसे रहते रहते हमारी भी सोच वही हो जाती। अब मैं बता रहा हूँ कि रो एचेलॉन फॉर्म में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो आप में से 90% लोग वो नहीं सुन रहे हो, आप इस पर फोकस कर रहे हो कि अच्छा जो सर बता रहे हैं उसमें हम कमी कैसे ढूंढ सकते हैं और उसको कैसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि क्या ये ऐसा हो सकता है क्या। भाई वैसा नहीं हो सकता है, जो बता रहा हूँ वही होगा। हमेशा थॉट प्रोसेस लीनियर रखो, जो बता रहा हूँ उसको सुन लो, अप्लाई करो, क्वेश्चन लगाओ, बात खत्म हो गई। वो नहीं सुनना है। उसके अलावा अच्छा अगर वो असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग हो जाएगा तो क्या फलाना हो जाएगा, तो क्या ढिमकाना हो जाएगा, अरे भाई उसकी नीड ही नहीं है। समझ गए? जो बता रहा हूँ उसको चुपचाप सुन लो। ठीक, तो मैं ये भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें गलती पूरी तरीके से किसकी है? समाज की। समाज क्या कहेगा, चार लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, और वो लोग कोई और नहीं आप ही लोग हो। समझे? तो जो ये डायलॉग बोलता है ना वो खुद भी उसमें शामिल रहता है। आ जाओ चलो इसको देखते हैं, इसका बताओ, सभी लोग बताना, ठीक है? 1 2 3 1, 0 1 0 0, 0 0 2 0, 0 0 0 1। वैलिड रो एचलॉन है या नहीं है, फटाफट बताओ। ये वैलिड रो एचलॉन है या नहीं है भाई साहब, जल्दी बताओ। पक्का? वैलिड? अब देखो एक प्राणी अभी भी लगा होगा इसमें कि अच्छा इसमें कमी क्या निकाल सकते हैं, खाना तो अच्छा बना है, नमक कम है, अरे तो डाल लो नमक। चलो देखते हैं, आ जाओ। सबसे पहली चीज तो क्या इसमें कोई सारे जीरो रोज हैं? एक भी जीरो रो नहीं है। तो आप सारा का सारा भरोसा किस पे लगाते हैं? रो के ऊपर। ये लो, यहाँ पर एक जीरो, यहाँ पर यार मुझे 3 जीरो दिख रहे हैं, देखो 1 2 3, गलत दिख रहे हैं क्या मुझे? आप बोलोगे नहीं 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 सर, ऐसी गुस्ताखी मत करिएगा, जीरो जो आप काउंट कर रहे हैं ना वो हमेशा नॉन जीरो एलिमेंट से पहले ही काउंट करिएगा, है ना? यानी कि आप ये कहना चाहते हो कि सर इस 1 के पहले जो है ना यही वाला जीरो काउंट होगा, सर ये काउंट करने की नीड नहीं है। विच मीन्स नंबर ऑफ जीरोस बिफोर और नॉन जीरो एलिमेंट शुड बी काउंटेड, है ना? ठीक बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं, परफेक्ट। चलो तो ये तो सॉर्टेड हो गया। इसके नीचे आए तो जीरोस बढ़ते हुए क्रम में होने चाहिए 1 2, इनको ही काउंट करेंगे, ये काउंट करने की नीड नहीं। फिर नीचे आए 1 2 3, इसका मतलब ये हो गया आपका वैलिड आर
ई, चलेगा? बोलो, हो गया वैलिड रो एचलॉन? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एक सवाल और करके बताओ, ठीक है? एक सवाल और करके बताओ, ये लो। 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, चलो बताओ, वैलिड है इनवैलिड है? क्या है ये, बोलिए। वैलिड, पक्का? चलो देखो, ये दोनों जो जीरो रोज थे, ये तो भाई साहब अपने किसी काम के हैं नहीं, है ना? ये तो किसी काम के नहीं है, सारे जीरो इनको हटा दो, इस पे काउंट कर लो। यहाँ पर 2 जीरो थे, यहाँ पर 3 जीरो है, 2 जीरो 3 जीरो, ठीक है, वैलिड आ रही। ठीक है, चलो ध्यान से सुनिए, ध्यान से ज़रा सुनिए। सबसे पहली चीज़ तो कि क्या हम एक क्या हम एक वैलिड रो एचलॉन फॉर्म को आइडेंटिफाई करना सीख चुके हैं? क्या हम एक वैलिड रो एचलॉन फॉर्म को आइडेंटिफाई करना सीख चुके हैं? बोलो। हाँ, सीख चुके हैं। यानी कि अगर मैं आपको एक मैट्रिक्स दूं तो देख के बता दोगे कि ये वैलिड रो एचलॉन है या नहीं है? अगर मैं आपको एक मैट्रिक्स दूं तो देख के बता दोगे ये वैलिड रो एचलॉन है या नहीं है? देख के बता देंगे, ठीक है। तो फायदा क्या हुआ? देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए। सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखा है और वो मैट्रिक्स अगर खुद रो एचलॉन फॉर्म में है, तो आप उसमें काउंट कर लीजिए कि कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं। एक मैट्रिक्स है, अगर वो रो एचलॉन फॉर्म में है, तो आप सिंपली काउंट कर लीजिए उसमें कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं, वही उस मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी। अब बताओ, रो एचलॉन भाई ने खतरनाक काम किया कि नहीं किया? ये बोल रहे हैं कि वो सब हटाओ, डायग्राम वायग्राम फ्लो चार्ट वगैरह दुनियादारी जो आप कर रहे थे। ये कह रहे हैं कि भाई एक गिवन मैट्रिक्स है, उसको रो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करो। कर दिया? रो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद काउंट कर लो उसमें कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं। जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगे वही उस मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी। तो मैं दो स्टेटमेंट बोलता हूँ, ठीक है? दो स्टेटमेंट बोलता हूँ, ध्यान से सुन के बताना, एक स्टेटमेंट सही होगा, एक स्टेटमेंट इसमें गलत होगा, ठीक है? एक स्टेटमेंट इसमें सही होगा, एक स्टेटमेंट इसमें गलत होगा, ओके? पहला स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट, सही है गलत है बताना। इन एनी मैट्रिक्स, in any matrix, number of non-zero rows represent its rank. In any matrix, number of non-zero rows represents its rank. बोलो, ट्रू फॉल्स? यार ये क्या बात हुई, आधे लोग ट्रू बोल रहे हो आधे लोग फॉल्स, दो ही ऑप्शन है। हाथ मिला लो भाई, तू ट्रू बोल दे, मैं फॉल्स बोल देता हूँ, एक लोग का सही हो जाएगा। क्या गलती इसमें, इस स्टेटमेंट में गलती क्या है? जो लोग फॉल्स बोल रहे हैं वो अपना पक्ष रखिए, बताइए आपको क्या लगता है स्टेटमेंट में क्या गलती है? एब्सोल्युटली, गौरव बोल रहे हैं, गौरव ने बोला। अब मैं दूसरा स्टेटमेंट बोलता हूं, दूसरा स्टेटमेंट आप बताना सही है गलत है। इफ एनी मैट्रिक्स इज इन रो एचलॉन फॉर्म, देन नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज रिप्रेजेंट इट्स रैंक। स्टेटमेंट और स्टेटमेंट टू में आपको फर्क समझ में आया? किसी भी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज उसकी रैंक नहीं बताते हैं भाई। अगर उस मैट्रिक्स को आपने रो एचलॉन में कन्वर्ट कर दिया है, तब जो उसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगे वो उसकी रैंक बतलाएगा। ये छोटा सा पॉइंट है, बट बार बार गलतियां हमसे होती हैं। जल्दबाजी में हम रैंक कैलकुलेट करने के लिए रो एचलॉन में कन्वर्ट नहीं करते, उसी का गिन लेते हैं नॉन जीरो कितने हैं, और आंसर गलत हो जाता है। अब आगे से तो ये गलती नहीं करोगे, आगे से दिमाग में रहेगी बात सभी लोगों के, ठीक है? बहुत ही बढ़िया, ठीक है, शानदार। चलिए, दो लाइंस आपके लिए लिखी गई है यहाँ पे, इरशाद है, ये दोनों लाइंस पढ़ लो और बताओ क्या ये चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ? पढ़ो फटाफट। रो एचलॉन फॉर्म
ओनली एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हैज टू बी यूज्ड, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस आर प्रोहिबिटेड, नहीं लगा सकते हो आप। एंड रैंक किसी मैट्रिक्स की क्या रिप्रेजेंट करेगी? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज किसमें? इन रो एचलॉन फॉर्म। भाई साहब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। पढ़ लीजिए दोनों दोनों स्टेटमेंट्स पे हामी भरिए कि हाँ सर दोनों स्टेटमेंट से हम अग्री करते हैं। और अब हम रैंक की कैलकुलेशंस करने के लिए रो एचलॉन फॉर्म की तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। परफेक्ट। तो अब देखिए ऑब्वियसली हमारे सामने दो तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक मैट्रिक्स एग्जामिनर दे, हो सकता है एग्जामिनर ही उसको रो एचलॉन फॉर्म में बना के दे दे, भाई एग्जामिनर ही दे दे रो एचलॉन फॉर्म में बना के, तो हम बस नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज काउंट करके उसको आंसर बता देंगे, है ना। या वो हो सकता है कि नॉर्मल मैट्रिक्स दे और हमें रो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़े। तो रो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करना है वो भी आपको सिखाता हूं, और अगर बना बनाया आ जाए तो रैंक आपको कैसे बताना है वो भी आपको बताता हूं, ठीक है। तो शुरू किया जाए क्वेश्चन सॉल्व करना। मजा आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है इसकी रैंक बताइए कितनी आ जाएगी। तो सबसे पहली चीज तो आप यही जज करिए, सबसे पहली चीज आप यही जज करिए कि क्या ये रो एचलॉन फॉर्म में है या नहीं। अगर नहीं है तो कन्वर्ट करेंगे, है तो सीधा आंसर बता देंगे। बताओ क्या ये रो एचलॉन फॉर्म में है या नहीं है, बोलिए। मेरे ख्याल से तो है। तो ये हो गया वैलिड रो एचलॉन फॉर्म, दिख रहा है आप सभी को? कोई भी यहाँ पे जीरो रोज नहीं है और नंबर ऑफ जीरोस बढ़ते हुए क्रम में आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पर एक भी नहीं है, यहाँ पर एक है और यहाँ पर दो है। तो यहाँ पर इसकी रैंक सिंपली कितनी हो जानी चाहिए थी? 3, है ना। बिना कोई कैलकुलेशन किए आप बोल सकते थे इसकी रैंक कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। डन है। सभी लोग लिखिए, 2 कैसे लिख रहे हो भाई? रैंक 2 कैसे लिख रहे हो? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं यहाँ पे? देखो ये भी है एक नॉन जीरो रो, ये भी है एक नॉन जीरो रो, ये भी एक नॉन जीरो रो। अगर कोई मैट्रिक्स रो एचलॉन फॉर्म में है तो उसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो होते हैं वही उसकी रैंक को निर्धारित करते हैं, ठीक है। समझ गए इस बात को? करेक्ट। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगला क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो, इसकी रैंक बताओ। सबसे पहली चीज तो आपको बताना है कि क्या ये वैलिड रो एचलॉन फॉर्म है। चेक करो बताओ, क्या ये वैलिड रो एचलॉन फॉर्म है एवरीवन? एब्सोल्युटली। तो आप बोलोगे हाँ सर ये एक वैलिड रो एचलॉन फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें बता सकते हो कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज? अच्छा वैलिड कैसे पता चला? क्योंकि इसमें जो सारे के सारे जीरो रोज थे वो अपने किसी काम के थे नहीं, अब एक ही यहाँ पर रो बची हुई थी, ठीक है। वो कुछ भी होती उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। बताइए जरा इसमें कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं? ये नॉन जीरो रो है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो इसकी रैंक जो है वो हो जानी चाहिए थी इक्वल टू 1। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग इस बात को? परफेक्ट। चलो इस क्वेश्चन में देखो और इसका आंसर बताओ। सबसे पहली चीज कि क्या ये एक वैलिड रो एचलॉन फॉर्म है, और अगर है तो रैंक कितनी? वैलिड रो एचलॉन फॉर्म में अगर कोई जीरो रो है तो वो हमेशा लास्ट में होनी चाहिए, अगर कोई जीरो रो है तो वो हमेशा लास्ट में होनी चाहिए, और उसके अलावा नंबर ऑफ जीरोस रो वाइज हमेशा घटते हुए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। तो देखिए क्या ये वैलिड रो एचलॉन फॉर्म है? आपने बोला हाँ, ठीक है। यहाँ पे एक भी जीरो नहीं था, यहाँ पे एक जीरो था, ये जो कंप्लीट जीरो वाली रो थी ये तो लास्ट में ऑलरेडी प्रेजेंट थी, तो आपने बोला कि दिस इज वैलिड रो एचलॉन फॉर्म, ठीक है। रैंक यहाँ से कितनी आ जाएगी? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज काउंट करिए, 1 2, रैंक यहाँ से मिल गई 2। क्लियर? अगला क्वेश्चन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्व करके बताइए क्या ये वैलिड रो एचलॉन फॉर्म है,
और अगर वैलिड रो एचेलॉन फॉर्म है तो इसकी रैंक कितनी होनी चाहिए। अगर कोई जीरो रो है वो लास्ट में होनी चाहिए, बाकी नंबर ऑफ जीरोस आपके बढ़ते हुए क्रम में होने चाहिए। यहाँ पर 2 जीरोस, यहाँ पर 3 जीरोस, यहाँ पर 4 जीरोस। लास्ट वाली जो जीरो रो है वो हमारे डिस्कशन का पार्ट थी ही नहीं, तो उसको तो हम ऐसे ही रूल आउट कर देते हैं। बताओ क्या ये वैलिड रो एचेलॉन फॉर्म बना? बिल्कुल। वैलिड रो एचेलॉन फॉर्म में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज यहाँ पर आप लोगों को कितने दिख रहे हैं? 1 2 3। तो यहाँ से आपके मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जानी चाहिए थी? 3। कर पा रहे हैं सभी लोग क्वेश्चन? है ना? ठीक है, तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पे एग्जामिनर ने खुद ही रो एचेलॉन फॉर्म बना के दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है भाई बताओ रैंक कितनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन करें। चलिए ये क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले तो बताइए कि क्या ये वैलिड रो एचेलॉन फॉर्म है, और अगर है तो रैंक इसकी कितनी आ जाएगी। इज इट अ वैलिड रो एचेलॉन फॉर्म? आप बोलोगे एब्सोल्युटली सर, यहाँ पर हमने देखा कोई भी जीरो रो नहीं थी, बाकी नंबर ऑफ जीरोज आपके बढ़ते हुए क्रम में थे, तो आप यहाँ पे लिख सकते थे कि हाँ ये एक वैलिड रो एचेलॉन फॉर्म है। और अगर ये वैलिड रो एचेलॉन फॉर्म है तो रैंक यहाँ से हो जानी चाहिए थी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, रैंक हो जाती 3। करेक्ट? चलो इस क्वेश्चन को देखो। अब मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन पे आप थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करें, ठीक है? इस क्वेश्चन पे फोकस करने की कोशिश करें। मुझे बताएं क्या ये एक वैलिड रो एचेलॉन फॉर्म है? बोलो, क्या ये आपका एक वैलिड रो एचेलॉन फॉर्म है? नहीं। आप बोलोगे सर ये तो इनवैलिड रो एचेलॉन फॉर्म है। इनवैलिड रो एचेलॉन फॉर्म है, ठीक है? अब जरा ध्यान से देखिए, कोई कॉपी पे कुछ नोट नहीं करेगा, ठीक है? कोई भी कॉपी पे कुछ नोट नहीं करेगा, ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनने की कोशिश करेगा। देखिए, अगर ये एक इनवैलिड रो एचेलॉन फॉर्म है तो इसको आप वैलिड रो एचेलॉन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, इस पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप देखा करो कि यहाँ पर कौन सा एलिमेंट रखा हुआ है। सबसे पहला एलिमेंट A11 पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए, है ना? A11 पे आपका जब पूरा फोकस होगा ना, तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे, कुछ भी करके, जो भी आपके आपके पास रूल्स हैं, 3 एलिमेंट्री और एक नॉन एलिमेंट्री ना, टोटल 4 रूल्स आपके पास हैं। कुछ भी करके इन दोनों को निपटाने की कोशिश करो, इन दोनों को जीरो बनाने की कोशिश करो। समझ गए मेरी बात को? इस एलिमेंट की मदद से इन दोनों को जीरो बनाने की कोशिश करनी है। सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों को जीरो बनाने की कोशिश करता हूं तो क्या मुझे सिंपल सा R2 is replaced by R2 minus R1 and R3 is replaced by R3 minus R1, क्या ये दोनों एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मुझको साइमल्टेनियसली लगा देने चाहिए? इकट्ठा लगा देते हैं एक साथ, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, है ना भाई? R2 अंडर ट्रांसफॉर्मेशन था तो हम R2 यूज नहीं कर रहे, बाकी हमने R3 की मदद ले ली, ठीक है? चलो, तो यहाँ से हमारे पास एक दूसरा मैट्रिक्स आ जाएगा। इसके ऊपर मैं ऐसा लगा देता हूँ, इसको बोलते हैं हम लोग A इक्विवेलेंट। यहाँ से देखिए मिला 1 1 1, ये आपको मिल जाएगा 0 -2 0, ये आपको मिल जाएगा 0 0 0। बोलिए सही बात है? कोई दिक्कत किसी को? मैं बोल रहा हूँ ना, नोट मत करना, अभी सिर्फ सुनने पे फोकस करो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? यहां तक सभी लोग अलाइंड है? परफेक्ट। उसके बाद देखिए जरा, ये जो आपको यहाँ पे 1 दिख रहा है ना, इसको समझ लो कि ये है मोहल्ले की आंटी, ठीक है? बताइए, जो मोहल्ले की आंटी होती हैं उनकी नज़र अपने घर में ज़्यादा होती है या पड़ोस के घर में? उनकी जो नज़र होती है वो अपने घर में ज़्यादा होती है, पड़ोस के घर में ज़्यादा होती है? पड़ोस के घर में, ठीक है? पक्का है ये? 100%? चलो, पड़ोस के घर में ज़्यादा होती है मान लेते हैं। तो अब ये जो है ना, ये क्या करेगी, क्या करेगा, वॉट एवर, ये ना इस पे नज़र डालेगा, इस पे, यहाँ पे, है ना? और बोलेगा कि भाई तुम भी थोड़ा रडार में आ जाओ। ये इस पे नज़र डालेगा। सबसे पहली चीज़ मेक श्योर करनी कि ये एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट होना चाहिए। कैसा एलिमेंट होना चाहिए? नॉन ज़ीरो एलिमेंट होना चाहिए। अगर ये एलिमेंट ज़ीरो आता है या फिर ये एलिमेंट ज़ीरो हो जाता है तो
कोई और रो ट्रांसफॉर्मेशन करके कुछ और चेंज करके यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट हम लाने की कोशिश करेंगे। तो मोहल्ले की आंटी इसको देखती है, यहाँ पर एक नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए और इससे बोलती है कि भाई तुम्हारे नीचे का जो एलिमेंट है ना वो जीरो होना चाहिए, अगर नहीं होता तो बनाते। तो रो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले ये जो मोहल्ले की आंटी है ये सबसे पहले अपने घर का सुधार करेगी, इन दोनों को निपटाएगी, फिर पड़ोसी पे नजर डालेगी, इससे बोलेगी कि भाई तुम सबसे पहले नॉन जीरो रहना और तुम्हारे नीचे वाला एलिमेंट भी जीरो होना चाहिए, नहीं है तो करो। समझ गए? तो अच्छी आंटी है ये, ठीक है। पहले इन्होंने एग्जाम्पल सेट किया, अपने बेटे बेटियों को पढ़ा के उनको काबिल बना के, फिर पड़ोस वाले को भी बोल रहे हैं कि ठीक है भाई तुम भी एक काम करो, अपने बच्चों को काबिल बनाओ। क्लियर हुई बात? अरे बोलो भाई, है ना? ठीक है। तो मतलब जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो एक ही स्टेप में सर्व हो गया, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था ना मुझे लग रहा है कि एक ही स्टेप में सर्व हो गया। जैसे हमने इन दोनों को जीरो बनाया, जीरो बनाने के बाद हमने पड़ोस में देखा ये नॉन जीरो था, इसके नीचे का जीरो था, डन है। ऐसा अगर आप करोगे 110% ये रो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आप चाहो तो टेस्ट करके देख लो, देखो क्या ये एक वैलिड रो एचलॉन फॉर्म है, चेक करके देखो। सारी की सारी जीरो रोज लास्ट में प्रेजेंट है और नंबर ऑफ जीरोज आपको बढ़ते हुए क्रम में दिख रहे होंगे। तो मुझे बता सकते हो यहाँ से रैंक कितनी आ जाएगी? रैंक आ जाएगी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रो एचलॉन फॉर्म, कहीं पर भी नहीं, रो एचलॉन फॉर्म में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 दिख रहे हैं, तो रैंक इसकी हो जानी चाहिए थी 2। समझे मेरी बात को? भाई जीरो नंबर 1 से पहले आता है ना, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आपकी रैंक कितनी तो बता दो 0 है, ठीक है, तो वो समझ जाएगा कि आप बहुत बड़े तोपची आदमी हो। 1 तो सुना था, 0 सुना ही नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये सवाल है, सबसे पहली चीज आप सभी लोग बताएं, ये वाला नोट कर लिया ना, सभी लोगों ने नोट कर लिया? तो हाँ सर वो तो पहले ही कर लिया था, आपने मना किया था मत करना, मगर सर आदत से मजबूर है, कर ही लिया था मना करने के बाद भी। चलो, वैलिड रो एचलॉन, इनवैलिड रो एचलॉन, जल्दी बताओ। वैलिड रो एचलॉन, इनवैलिड रो एचलॉन। बोलोगे सर इनवैलिड ही है, साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है इसमें। एक तो कोई जीरो रो है नहीं, और ऊपर से जो नंबर ऑफ जीरोस है वो बढ़ते हुए क्रम में नहीं, यहाँ एक भी नहीं, यहाँ पे एक है और यहाँ पर तो एक भी नहीं है ना। ठीक है, चलो ठीक है, सबसे पहले बताओ, अगर मुझे इसी का एक इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बनाना हो तो ये रही आंटी, इनकी नज़र बताओ सबसे पहले कहाँ पे जाएगी? अपने घर पे। इन दोनों को निपटाने का पूरा प्लान हमको बनाना है। इसको, इसके लिए आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगा सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो आप बोलोगे सर R2 को तो नहीं छेड़ते हैं, R3 को कर लेते हैं, R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस 2R1, तो हमारा पर्पस मोस्टली सर्व हो जाना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं भी इस बात पे आपसे अग्री कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, ये 1 1 0 कर दिया, ठीक है। इसको तो ऐसे ही रहने दिया 0 1 0। जब आपने इसमें 2 से गुणा करके इसको घटाया तो आप ऊपर ऐसे लिख लिया करो ना, डिटरमिनेंट में मैंने बताया था कि ऐसे ऊपर ऐसे लिख लिया करो, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 2 0, ताकि आपको घटाने वगैरह में कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये मिला 0 0 0, ठीक है। बात अभी यहीं ख़त्म नहीं हुई है, बात अभी यहीं ख़त्म नहीं हुई है, अभी आपको दूसरी चीज़ भी वेरीफाई करनी है। ये था आपका, आपने पड़ोसी पे नज़र डाली, आपने देखा भाई ये नॉन जीरो था, अच्छी बात है, इसको सलाह दी कि भाई नीचे वाले को जीरो कर, इसने देखा तो ये जीरो था। इसका मतलब अगर ये टेस्टिंग हो चुकी है तो ये वैलिड रो एचलॉन में कन्वर्ट हो चुका है। आप चाहो तो चेक करके देख लो, सारी की सारी जीरो रोज नीचे पड़ी हुई है। यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ जीरोस को काउंट करोगे तो बढ़ते हुए क्रम में आपको दिख रहा है, यानी कि यहाँ से भी रैंक आपको कितनी मिलने की पॉसिबिलिटी थी? 2। समझ गए मेरी बात को? समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ यहाँ पे कर दिया, इनको जीरो बनाना है, बन गए, फिर यहाँ से तिरछी नज़र इस पे डालिए, ये नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए, और इसको बोलो कि भाई नीचे वाले को जीरो कर फटाफट। अगर पहले से अच्छी बात है, नहीं है तो एक अगले स्टेप में आप इनको जीरो बनाइए। इसको अगला सवाल करोगे? आइए अगला सवाल करें। चलो ये क्वेश्चन आ गया, पहले तो बताओ वैलिड रो एचलॉन है या नहीं है, सभी लोग बताएंगे। अब तक तो यार देख के समझ में आना चाहिए। वैलिड इनवैलिड? इनवैलिड रो एचलॉन।
है ना। इनवैलिड रो एचलॉन फॉर्म है यार, ऑब्वियस सी बात है, कहाँ सारे जीरो रोज कहीं है नहीं, नंबर ऑफ जीरोस बढ़ते हुए क्रम में होने चाहिए थे, है ना। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जीरोस तो थे ही नहीं, नंबर ऑफ जीरोस तो बढ़ते हुए क्रम में होने चाहिए थे ना। तो जैसे यहाँ पर एक भी जीरो नहीं था, तो यहाँ पे कम से कम एक जीरो होना चाहिए था ना सेकंड वाले में, यहाँ भी एक भी नहीं है, यहाँ भी एक भी नहीं, यहाँ पे एक है, तो फर्स्ट और सेकंड में गड़बड़ हो गई। अगर यहाँ पर जीरो था तो कम से कम एक जीरो यहाँ पर होना चाहिए था, समझ गए ना। तो फर्स्ट एंड सेकंड में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। चलो, तो ये आंटी सबसे पहले इनका फोकस अपने घर को सुधारने पे, इन्होंने बोला कि मैं एक काम करती हूँ, R2 को रिप्लेस कर देती हूँ R2 प्लस R1 से, उससे बन जाएगा एक इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। ये जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बन के आया, ये बना आपका 1 2 3, है ना। इसको जोड़ दिया इन्होंने, 0 4 5 और ये 0 5 6, ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ज़रा बताओ, यहाँ पे देखो, ये 1 पे आपने देखा, इधर नजर गई, ये नॉन जीरो था, मगर इसके नीचे वाला जो एलिमेंट था उसको आपको जीरो करना था। ये तो नॉन जीरो था, ये ठीक है रेंज में, इसको जीरो करने की सलाह हमको दी जा रही है। इसको हम कैसे जीरो कर सकते हैं बताइए जरा। तो आप बोलोगे सर एक काम करो ना, ये लो, आप इसको जीरो करना चाहते हो तो आप अपने R3 को रिप्लेस करो 4R3 माइनस 5R2 से। क्या ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है? बोलो जरा, क्या ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है? आप बोलोगे नहीं सर, बट बावजूद इसके कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, क्या इससे रैंक बदलेगी? नहीं बदलेगी, तो हमें क्या फर्क पड़ता है, समझ गए ना। अरे भाई भले ही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, मैं मानता हूँ, बट ये भी तो सही बात है ना कि ये दो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस का आपस में मिक्सअप है और इससे रैंक नहीं बदलेगी, तो हमें तो वही चाहिए, हम ज़्यादा टेंशन क्यों लेंगे, है ना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसा ये बोल रहा है वैसा करने की कोशिश करते हैं। ए के ऊपर मैं ऐसे वो लगा दे रहा हूँ जिसको कि बोलते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का साइन। ऊपर वाली जो रो है वो तो राज कर रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 0 4 5 हो गया। अब यहाँ पे देखो, इसमें ना 4 से मल्टीप्लाई कर लो, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये तो निपट के 0 0 हो गए, है ना। देखो ये 0, आप इसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे ये 20, इसमें 4 से करोगे 20, इसमें आप 4 से मल्टीप्लाई R3 में क्या 24 माइनस 25, तो -1 यहाँ पर मिल जाएगा। चेक करो, मिल रहा है? अरे बोलिए भाई साहब, मिल गया? ठीक है, अगर ऐसा आपने कर लिया तो ये गारंटी है कि ये रो एचलॉन में कन्वर्ट होगा, है ना। आंटी सबसे पहले अपने बच्चों को निपटा देंगे, फिर पड़ोसी के बच्चों को निपटा देंगे। अगर पड़ोसी का बच्चा निपट गया तो 110% रो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट होना ही होना, आप रोक नहीं सकते। आपकी इच्छा है, आप चाहे तो देख सकते हो, है ना। आप चाहो तो टेस्ट कर लो यहाँ से कि अच्छा ये 1 था, ये नॉन जीरो एलिमेंट, इसके नीचे का 0 बना लिया, अब काउंट कर लो। रो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए नंबर ऑफ जीरोस बढ़ते हुए क्रम में होने चाहिए। यहाँ एक भी जीरो नहीं है, यहाँ पर एक जीरो आया, यहाँ पर 2 जीरो आ गए। तो जब भी रैंक की बात करोगे, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज यहाँ पर आपको काउंट करने हैं, जो कि 3 होते, तो इसकी रैंक इवेंचुअली आपको कितनी मिल जाती भाई साहब? 3 मिल जाती। समझ गए मेरी बात को? आसान लग रहा है? एक थॉट प्रोसेस बिल्डअप हो गया, है ना, सोचने का नजरिया बिल्डअप हो गया। तो सोचने का जब नजरिया बिल्डअप हो जाता है, चीजें आसान लगती हैं। अब क्वेश्चन कैसा भी आ जाएगा, सोचने का तरीका काफी क्लियर कट अपना बिल्डअप हो चुका है। अगला सवाल, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसकी रैंक की कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले बताइए, क्या ये वैलिड रो एचलॉन फॉर्म है या नहीं? तो आप बोलोगे सर दूर दूर तक वैलिड रो एचलॉन फॉर्म नहीं, इन वैलिड रो एचलॉन फॉर्म चलेगा, मेरे ख्याल से चल जाएगा। चलो परफेक्ट। अब बताओ, इसको मैंने पकड़ा और इन दोनों को मैं ज़ीरो करने के फिराक में हूँ, ठीक है। इन दोनों को मैं ज़ीरो करने के फिराक में हूँ, इन दोनों को। तो कैसे इन दोनों को ज़ीरो किया जाएगा, ज़रा देखें। क्या मैं ऐसा लिख लूँ, R2 इज़ रिप्लेस्ड बाई 2R2 माइनस 5R1? क्या ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है? जी नहीं। बट क्या इससे रैंक बदलेगी? बिल्कुल भी नहीं। इसको मैं क्या कर लूँ, R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 प्लस 2R1, ठीक है। इन दोनों को साइमल्टेनियसली लगा सकते हैं। R2 यहाँ अंडर ट्रांसफॉर्मेशन था, तो R2 को यूज़ नहीं करा यहाँ पे, करेक्ट। ठीक है, चलो तो अब जो भी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आ चुका है उसके एलिमेंट्स बताने का कष्ट करें आप लोग। 2 3 4 -1, ठीक है। ये तो जीरो हो जाएगा। R2 4
-15 -11, ठीक है, -20 -2 -2 +5 3। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो बता देना। 0 8 R3 + 2 R1 11 20 3। ठीक है क्या, बताना। अरे भाई जोड़ो घटाओ तो खुद से, वो भी मेरे मेरे भरोसे बैठे हुए हो। अजीब आदमी हो यार तुम लोग। जोड़ना घटाना तो खुद से करो यार। मेरे भरोसे बिल्कुल बैठ गए हो क्या इसमें। 0 -11 20 3 11 20 3 ठीक तो लग रहा है मुझे। -2 में से -1 जोड़ दिया, सही है। कहाँ पे -3? 1 मिनट रुक जाओ भाई। 2R2 किया हमने, 2R2, तो ये -2 हो गया, +5 हो गया, R3। अच्छा ये लास्ट वाला आप लोग बोल रहे हैं -3 होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। बाकी ठीक है, बाकी ठीक है। हाँ भाई लास्ट एलिमेंट -3 हो जाएगा। ओके ठीक है, परफेक्ट। अब बताओ क्या करें, अब क्या करें बताओ। ये तो हो गया, ठीक है, इनकी फैमिली सेट हो गई, क्या करना चाहिए बोलो भाई। अब आप बोलोगे कि सर इसको पकड़ो, ठीक है, पड़ोस में जाओ। ये नॉन जीरो था, अच्छी बात है, मगर इसने बोला कि भाई ये जो 11 दिख रहा है ना, ये खटक रहा है, इसको निपटाना है। इस 11 को कैसे भी करके निपटाना है। कैसे निपटाओगे इस 11 को बताओ। क्या सिंपली हमें R3 को रिप्लेस कर देना चाहिए था, R3 धन R2 से, बोलो। ठीक है, ये हुआ 2 3 4 -1 0 -11 -20 3 0 0 0 0। ठीक है, अगर आपने पड़ोसी के बच्चों को सुधार दिया ना, 110% ये रो एचलॉन में कन्वर्ट होना ही होना है। कोई रोक ही नहीं सकता इसको। आप चाहो तो देख सकते हो, यहाँ पे कन्वर्ट हो गया रो एचलॉन में। चेक करके देखो क्या ये रो एचलॉन फॉर्म है। अगर कोई 0 रोज है तो वो लास्ट में प्रेजेंट है, बाकी नंबर ऑफ जीरोस आपके बढ़ते हुए क्रम में है। यानी कि रैंक कैलकुलेट करने के लिए आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं। कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज थे भाई साहब, 2, तो रैंक कितनी हो जाएगी यहाँ से 2। समझ गया मेरी बात को। बताओ इसमें क्या मुश्किल है, इसमें क्या मुश्किल आपको लग रही है कोई मुश्किल इसमें। सिंपल सा एक लीनियर सा एक आपको प्रोसेस बता दिया, जिसमें दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, और जो चीज़ है नहीं उसको पता नहीं लगा क्यों रहे हो, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अगला सवाल करें, चलो अगला सवाल करो। अब भाई साहब ये सवाल आपकी जिम्मेदारी, ठीक है। टाइम मैं देता हूँ 2 मिनट का, और 2 मिनट के अंदर अंदर सवाल का सही से आंसर बताएंगे, ठीक है। ऑपरेशन लगा के भी रो एचलॉन में कन्वर्ट ना हो, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। आप किसी भी मैट्रिक्स को रो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, जैसे ही सवाल लगाने को दिया तो एक प्राणी बोल रहा है सर अब कल मिलते हैं। अच्छा भाई मैं चलता हूँ, जो था यहीं तक था। भाई साहब सवाल तो आप ही को लगाने हैं एग्जाम में, मुझे थोड़ी लगाने हैं। मैं तो रिटायरमेंट की तरफ चल रहा हूँ धीरे धीरे। कुछ टाइम के बाद खाली एज ए चीफ गेस्ट दिखूंगा आप लोगों को। लगाओ सभी लोग आंसर। 174 वॉचिंग अभी दिखा रहा है मेरे इसमें, ठीक है, तो मुझे 174 आंसर चाहिए। लो 174 आंसर्स चाहिए। मैं गिन रहा हूँ सारे आंसर्स को, ठीक है, और कोई काम तो है नहीं मेरे पास, तो मैं आंसर्स गिन रहा हूँ। बताओ आंसर क्या आ रहा है आप लोगों का। क्या है क्वेश्चन। 1 - 1 3618।
4 लोग भाग गए आंसर का नाम सुनते ही। 5, 2 मिनट का वक्त आपके पास है, वक्त का पूरा इस्तेमाल करिए और सही सही आंसर दीजिए। तीन 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 तीन। रैंक बता रहे हो, बैक बता रहे हो अपनी कॉलेज में कितनी लगी थी? रैंक, चलो ठीक है, ठीक ही बता रहे हो कि इतने सारे लोग बता रहे हो तो आ जाओ बताओ। ठीक है, इसको ले लिया फोकस में, किसको निपटाना पड़ेगा? इन दोनों को निपटाओ पहले। क्या करोगे? R2 रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R1, R3 रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस 5 R1। यार एलिमेंट्स बताने में मेरी मदद करो आप लोग। 1 - 1 3 6, 0 9 -6 -10, घटा घटा रहे ना इसमें से? ठीक है, अब इसमें से 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 0 8 -12 और 30 -19। सही है क्या? चेक करो, चेक करो इसको। 0 9 -6 -10 8 -12 -19। आई होप दिस इज करेक्ट। पक्का? चलो, अब क्या करा जाएगा बताओ? अब किस पे नज़र जाएगी आपकी? ये देखिए, ये तो पहले से अपने काबू में था, अच्छी बात थी, ये नॉन जीरो मिल गया। एक ऐसा क्वेश्चन भी कराऊंगा ना जहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, फिर क्या करोगे वो समझाऊंगा। फिर आपको रो थोड़ा सा ऊपर नीचे शिफ्ट करनी पड़ेगी। पड़ोसी के पास गए, पड़ोसी को हिदायत दी कि भाई साहब इसको जीरो करो आप। अब आप अगर इसको जीरो करवाना चाहते हो तो आपके सामने एक सिंपल सा रास्ता ये है कि आप R3 को रिप्लेस कर लो 9R3 -8R2। क्या ये जो मैंने लिखा हुआ है ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है? बोलो नहीं। बट क्या ये रैंक को बदलने देगा? बिल्कुल नहीं। तो ठीक है, हमें कोई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से ऐसा लगाव थोड़ी है, बस हमारा रैंक ना बदले और क्या, और कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। -10। अब आप ये इसको तो ज़ीरो कर ही देता हूँ, ये तो हो ही जाएगा। ठीक है, R3 में 9 से मल्टीप्लाई करना है, -108 और 48, तो ये हो जाएगा आपका -60। ठीक है, और इसमें भी जोड़ लो 171 80। 171। ठीक है, चेक करो शायद ये आएगा। 00 -60 -91। ठीक है, हो गया ना? अब देखो, अब देखो ये बोल रहा है कि अगर आपने आंटी के बच्चों को और पड़ोसी के बच्चों को सुधार दिया, रो एचलॉन में कन्वर्ट होना ही होना है। आप चाहो तो चेक करके देख लो। देखो क्या रो एचलॉन में कन्वर्ट हो गया? नंबर ऑफ जीरो रोज कोई थी नहीं, बाकी नंबर ऑफ जीरोज आपके बढ़ते हुए क्रम में आपको दिख रहे थे। तो अगर मुझसे कोई रैंक पूछता तो रो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद इसमें कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं? 3। तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाती? 3 हो जाती। आई? ठीक है, अगला सवाल, आंसर बताओ। 2 मिनट का वक्त आपके पास है, सभी का आंसर चाहिए भाई। ठीक है, दिमाग बिल्कुल भी मत लगाना। चलो जल्दी से आंसर निकाल के बताओ क्या आएगा। नहीं, R1 को टच करोगे तो रो एचलॉन गड़बड़ हो जाएगा, समझ गए? फर्स्ट स्टेप में R1 का सहारा लिया करो, सेकेंड स्टेप में R2 का सहारा लिया करो। हर्ष कुमार, अगर आप सेकेंड स्टेप में R1 का सहारा लोगे ना तो पूरा का पूरा रो एचलॉन का फॉर्मेट डिस्टर्ब हो जाएगा। रैंक भाई साहब जल्दी बताइए कितनी आ जाएगी इसमें? एक, दो, तीन, चार, 5, 10 तक होती है काउंटिंग। 10 तक गिन लो।
पता चल जाएगा कितनी रैंक आ जाएगी। 2 2 2 3 2 3। यार इतना समझाने के बाद अगर सही आंसर नहीं दे पा रहे हो भाई, तो मुझे जल्दी रिटायर होना पड़ेगा, क्योंकि अपनी गलती तो मानोगे नहीं आप बोलोगे यार सर ने बताया समझ में नहीं आया। 1 1 2 2 1 1 2 2। दुख का माहौल है, तो प्रैक्टिस करो ना भाई, टाइम दिया गया है यहाँ पे। करो प्रैक्टिस, जोड़ने घटाने में कैसी प्रैक्टिस यार, ये बहाना नहीं चलेगा। जोड़ने घटाने में कैसी प्रैक्टिस चाहिए भाई, 10 सेकंड और बचे हुए हैं। चलो, तो जितने पॉसिबल आंसर हो सकते थे आपने सारे दे दिए। खैर, देखते हैं क्या इसका आंसर आता है। ये 1 है, इसके नीचे वाले दोनों को आपको निपटाना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस 3 R1। R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस R1। ठीक है, इन दोनों को चलो एक साथ निपटाते हैं। इन दोनों को जब आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1 3 4 3। दिस इज 3 9 12। अरे, R2 माइनस 3 R1 करना है ना, तो ये 0। R2 माइनस 3 R1 0। R2 माइनस 3 R1 0 0। और इसको तो सीधा ही घटा दो, तो 0 0 0 -2। बताओ कितने लोग यहाँ तक पहुँचे थे, पहुँच गए थे आप सभी लोग यहाँ तक? हाँ, -6 कर लो उसको, रेस्ट इज फाइन। यस, फाइन। चलो, अब कॉपी पेन रख के ना जरा ध्यान से यहाँ पे देखो। कॉपी पेन रख के जरा ध्यान से यहाँ पे देखने की कोशिश करो कि मैं क्या बता रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, रख दिया सभी ने कॉपी पेन? बताओ, रख दिया? ठीक है, लास्ट वाला रो ठीक है ना, 0 0 0। पहले तो ये बताओ एलिमेंट्स वगैरह सारे ठीक लिखे हुए हैं ना, जो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं? ठीक है, परफेक्ट, रख दिया। अब जरा ध्यान से यहाँ पे देखना मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, देखो, पहली चीज तो एक स्टेप लगाने के बाद क्या ये रो एचलॉन में कन्वर्ट हो चुका है? नहीं हुआ है, नहीं हुआ रो एचलॉन में कन्वर्ट। भाई यहाँ पे भी 3 0, यहाँ पे भी 3 0। ठीक है, तो ये देखो क्या करेगा, ये इसके पास जाएगा, इसके पास, है ना। यहाँ पर पहली चीज तो 0 एलिमेंट आ गया। चलो ठीक है, 0 एलिमेंट आया। इसने बोला कि तुम अपने नीचे वाले से बोल दो 0 हो जाए। देखो क्या ये पहले से 0 था? पहली चीज तो यहाँ पे हम जनरली नॉन जीरो एलिमेंट एक्सपेक्ट करते हैं। चलो ठीक है, नॉन जीरो एलिमेंट की जगह पे 0 ही आ गया, बट इसके नीचे वाला हम 0 होने की सलाह दे रहे थे, ये 0 था पहले से ही, पहले से ही 0 था। बोलिए, ठीक है। फिर ये क्या होगा, ये जो अभी तक 1 को आप रेफरेंस लेके चलते थे ना, अब आप ये जिम्मेदारी 3 को ट्रांसफर करो। 3 के पास गया, 3 ने अपने डायगोनली देखा, 0 आ रहा था। इसने बोला कि भाई तुम अपने नीचे वाले को 0 करने की कोशिश करो, ये भी पहले से 0 था। ठीक, ओके। अब ये जिम्मेदारी ये 4 को सौंपेगा। 4 के पास आप गए, 4 के डायगोनली -6 था, एक नॉन जीरो एलिमेंट था। इससे आपने बोला कि भाई तुम अपने नीचे वाले एलिमेंट को 0 करने की कोशिश करो, जो कि 0 नहीं था। तो बताइए, इस क्वेश्चन में आपको एक नया पर्सपेक्टिव देखने को मिला? वैसे तो दिख रहा है हमें, बट हम सोचेंगे कैसे क्वेश्चंस में, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर कभी इसके डायगोनल में जब आपने यहाँ पे देखा पड़ोस में ये दोनों 0 0 आ रहे हैं, तो आप अगले वाले पे दे दो। यहाँ पर आपने देखा ये दोनों 0 0 आ रहे हैं, तो आप अगले वाले को ट्रांसफर कर दो। अगले वाले पे आपने देखा -6 और 2 -2 प्रेजेंट थे, तो आपने बोला कि भाई तुम अपने नीचे वाले के एलिमेंट को 0 करने की कोशिश करो। सोच लो, कोई डाउट है इसमें तो पूछो।
हाँ, रैंक की कैलकुलेशन पे आते हैं, बट मैं एक थॉट प्रोसेस आपको बता रहा हूँ कि कभी कभी जब आप अपनी पड़ोस में देखोगे ना, तो पड़ोस में देखने पे सबको जीरो दिखेगा, तो आप वो जिम्मेदारी अगले वाले को ट्रांसफर कर दो। अगला वाला अगर पड़ोस में देखता है नीचे सब कुछ जीरो दिखता है, तो वो जिम्मेदारी अगले वाले को ट्रांसफर कर दो। समझ गए मेरी बात को? आगे से तो गलती नहीं करोगे। चलिए, अब आप मुझे बता सकते हो कि हम यहाँ पर अगर जीरो लाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से बहुत सिंपल सा काम हमको ये करना चाहिए, R3 इज रिप्लेस्ड बाई 3R3 प्लस सॉरी माइनस R2, है ना? जैसे ही आप ऐसा करोगे, आपको यहाँ पे सारे के सारे 1 3 4 3 0 0 0 -6 और ये सारे के सारे जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे। बताओ क्या अब ये रो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? एब्सोल्युटली, रो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। रो एचलॉन फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, जो जो सारी जीरो रोज थी वो लास्ट में प्रेजेंट थी, नंबर ऑफ जीरोस बढ़ते हुए क्रम में थे, तो यहाँ से रैंक आ जाएगी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज विच मीन्स 2। ठीक है, तो वो तो होता ही है, वो तो होता ही है ना। आज से 50 साल पहले आपके गांव में एक भी इंजीनियर नहीं रहा होगा, फिर आज से 40 साल पहले शायद 10 इंजीनियर रहे होंगे, 30 साल पहले 100 इंजीनियर रहे होंगे। आज की डेट में आप देखोगे तो पूरा का पूरा गांव वो इंजीनियर से ही मिलके बना होगा। तो वो तो होता ही, समय के साथ साथ सुधार होता रहता है। ओके एवरीवन, समझ गए कैसे प्रोपेगेट करवाना है? हाँ, पूरा गांव, पूरा शहर, पूरा देश, हर कोई इंजीनियर है। वही यहाँ पे भी चल रहा था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चलिए, आज के लिए इतना ही। इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा आप सभी लोग। अब ये बताओ, कल क्लास करनी है कि कल छुट्टी चाहिए? कल संडे है, तो कल क्लास रखें 5 बजे, या फिर कल एक दिन का मौका आपको दिया जाए रिवीजन करने का? रिवीजन का मौका दिया जाए आपको कल। यार आप ही को बताना पड़ेगा। अच्छा, जाने से पहले भाई साहब ये देखो, इस सवाल का जवाब नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, और अगर 100 कमेंट से कम आए, ठीक है, इसका मुझे कमेंट में आंसर चाहिए। 100 कमेंट से अगर कम आए, तो अगली क्लास में अगर मुझे 10 क्वेश्चन करवाने होंगे तो मैं 5 ही क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नोट कर लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। 100 कमेंट्स मुझे चाहिए कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर कितना निकाला। रैंक कैलकुलेट करनी है, ठीक है, रैंक कैलकुलेट करनी है। बाकी यार क्लास का डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो, कुछ लोग बोल रहे हो ले लो, कुछ लोग बोल रहे हो नहीं ले लो, ऐसे कैसे काम चलेगा यार? नहीं, अभी अभी नहीं करना है, ठीक है। एक्चुअल में मुझे ये देखना होता है कि कितने लोग सच में सॉल्व करके रिस्पॉन्स करते हैं। एक क्वेश्चन में मैंने बोला था कि क्वेश्चन सॉल्व करके रिप्लाई करो, 20 लोगों ने सिर्फ उस पर कमेंट किया, बाकी लोगों ने किसी ने कमेंट किया ही नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग एटलीस्ट 100, बोल रहा हूँ वैसे तो देखते तो बहुत सारे लोग हैं, 500 600 लोग, बाद में रिकॉर्डेड वगैरह मिला के, तो भाई सब कर दोगे तो अच्छी बात रहेगी। मुझे पता लग जाएगा कि हाँ आप कई लोग आएंगे 100 कमेंट करके चले जाएंगे, सर ने बोला था 100 कमेंट करना है, तो ये लो 100। भाई 100 कमेंट नहीं करना, इसका आंसर निकालना है, जितने इसकी रैंक आ रही होगी वो कमेंट करना है, समझ गए? चंपू लोग जितने भी लोग हो, तो 100 मत लिख देना। ओके यार, इसमें पोल कैसे करवाएं? अच्छा रुको, मैं पोल करवाता हूँ, ठीक है, 1 सेकंड रुक जाओ, जाना मत अभी। जाना मत अभी, पोल के हिसाब से कल की क्लास का डिसीजन लिया जाएगा। दिख रहा है क्या पोल आप लोगों को?
जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करो पोल में। दिख रहा पोल पक्का? यार एक तो तुम लोग बोलते भी नहीं हो ना कुछ। 138 वोट्स अभी तक पड़ चुके हैं इस पे, ठीक है। 141 रियल टाइम चल रहा है। 65% लोगों का बोलना है कि सर क्लास करवाइए कल। 35% लोगों का बोलना है कि सर हमें छुट्टी चाहिए। चौसठ प्रतिशत लोगों का बोलना है कि क्लास होनी चाहिए। ठीक है, कोई और तो रह तो नहीं गया भूला भटका? अरे जल्दी करो भाई पार्टिसिपेट, बटन ही तो दबाना है। क्या टॉस कर रहे हो क्या पहले कि सर टॉस कर लेते हैं, हेड आया तो यस, टेल आया तो नो, या किसी से पूछ रहे हो? भाई जिससे पूछ रहे हो वो कल आएगा नहीं, ठीक है, किसी और के साथ चला जाएगा, तो यहीं चले आना। मैसेज कर रहे हो आर यू फ्री टुमारो एट 5 PM, लेट्स मीट। चलिए, तो काफ़ी सारे लोगों ने कर दिया, तो जो रिजल्ट रहा, जो रिजल्ट रहा उसमें 65% लोगों ने हामी भरी हुई है कि हाँ सर क्लास होनी चाहिए, और 35% लोगों ने नकारा है कि सिरे से नकार दिया कि सर हम क्लास के फेवर में नहीं। तो जो ये 35% लोग हैं भाई, इनसे मैं यही बोलता हूँ कि एक क्लास अपनी बीच में नहीं हुई थी, तो बेहतर ऑप्शन ये है कि क्लास कल कर लेते हैं, आ जाना सभी लोग, सिर्फ रैंक के क्वेश्चन करवाएंगे और कुछ नहीं, ठीक है। रैंक के क्वेश्चन करवाएंगे, कुछ पढ़ाएंगे नहीं कल आपको, तो पूरे दिन रैंक का क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। और वही बाबू को खाना खिलाना है, कुछ और करवाना है, तो भाई उसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है। बट मेरे ख्याल से कर लेते हैं, सवाल लगा लेंगे, ठीक है, सवाल लगा लेंगे। 5 से 7 वैसे भी क्या करोगे, मुझे लगता है कल कोई ढंग का IPL मैच भी नहीं है ना, कल कोई ढंग का IPL का मैच भी नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यार स्पेशल क्लास के लिंक में ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है भाई, तो आज शायद अगर वो रिजॉल्व हो जाएगा ना, तो कल मैं आप लोगों को वो सेशंस करवा दूंगा, ठीक है, वो सेशंस करवा दूंगा। एट द सेम टाइम जो प्रीवियस सारी क्लासेस है वहाँ पे मैं लिंक भी रिप्लेस करवा दूंगा, ठीक है। तो ये पीछा नहीं छोड़ रहा है, मैं सोच रहा हूँ कल अपने यहाँ पे कुछ करवाता हूँ हवन वगैरह, एक लिंक सही होता है, दूसरा लिंक खराब हो जा रहा है, तो कोई एक हवन करवाता हूँ, ठीक है, तो शायद उसके बाद ये चीज़ें सही हो जाएं। परफेक्ट, चलो। तो हाँ, मगर कल 12 बजे सुबह भाई साहब, कल सुबह 12 बजे आप लोगों को वो देना है, क्या कहते हैं उसको, स्कॉलरशिप टेस्ट, समझ गए? काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, मतलब आप लोगों ने, मुझे लग रहा था कि रैंक को समझाने में थोड़ी सी मुझे दिक्कत ना हो, बट मुझे लगता है कि आप लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया आज की क्लास को, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो यार लास्ट में एक थम्स अप ज़रूर दिया करो, और ये जो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है ना, आप इनको ऐसे लोगों के साथ भी शेयर कर दिया करो जिनको सच में इसकी नीड होती है ना, हो सकता है कि आपको इन्फॉर्मेशन हो और बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं हो, तो आप ज़रूर शेयर करें, सो दैट ये जो क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है ना, इंडिया के कोने कोने तक पहुंचना चाहिए। ऑब्जेक्टिव यही है कि फ्री में पढ़ाने का मतलब है ज़्यादा लोग इसको एक्सेस कर पाएँ, ज़्यादातर लोगों के पास पहुंच पाए। तो आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो, कोई टेलीग्राम ग्रुप हो, आपका कोई फेसबुक ग्रुप हो, तो वहाँ पे मेरे कहने पे एक बार ज़रूर आप लोग अगर इसको शेयर करेंगे तो मेरा भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हमारी टीम का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बाकी चैनल पे तो आप लोगों ने पंख लगा दिए, बहुत तेज़ी से सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, तो चैनल भी आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दें अगर आपको लगता है कि हाँ यार यहाँ पे सर लोग जो आते हैं वो एक ऑनेस्ट एफर्ट डालते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।